एक बात ऐसी कर रहा हूँ जो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि बस वो अपनी मर्जी चला रहे हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इन्होंने नवंबर से अब तक 233 बिलियन डॉलर्स अपनी इनकम में इजाफा कर लिया है। एक शख्स जो इतना हाक सियासतदान है वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? उस करप्शन को वेपनाइज भी किया जाता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चली, कुछ नहीं निकला उसमें से। उन सब में यूं लगता है वो अपने दोस्तों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं और हमसायों को, बजाय अपने उन हरीफों को। पुराना निजाम दुनिया का नहीं चल रहा और अमेरिका का निजाम भी नहीं चल रहा। तारीख में कोई भी सिस्टम जितना एक चला करता है ये उससे ज्यादा चल गया है। इस वक्त गोया दुनिया के अंदर जो निजाम है उसको कोई चला नहीं रहा है। एज सच कोई ड्राइवर नहीं है। 2 सीज फायर तो उन्होंने ओहदा संभालने से पहले हासिल कर लिए। नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान ये डील भी थी कि जब मैं आऊंगा तो ये डील की जाए। उन्होंने कहा मैं सैबत मनाने नहीं आ रहा, दफ्तर पहुंचो। मैं इसको ये ना समझूं कि वो इस जिम्मेदारी से दौड़ रहे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से काम कर दिया। अब अगर ये नहीं चलता तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। आप वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइल का बिब्लिकल राइट तस्लीम करते हैं? बिब्लिकल लैंड कहने से इस मसले का हल हो जाएगा? नहीं, उनको डील करना पड़ेगा, लेकिन वन डे एट ए टाइम। ईरान जो है अब अपने आप को इराक में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है क्योंकि उसको शाम और लबनान में पसपाई हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके अलावा चॉइस ही कोई नहीं है कि जब तक फलस्तीन के लिए एटलीस्ट कोई रास्ता ना हो मैं अब्राहम कॉर्ड की तरफ नहीं जा सकता। अगर रियासत नहीं दे सकते फलस्तीनियों की, ये सबको पता है कि रियासत इतनी जल्दी नहीं बनेगी, आजादी नहीं मिलेगी उनको। अब स्टेलमेट को सीज फायर में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, ये इशू है। जब आप उसके बॉर्डर के ऊपर आएंगे जो कि असल इशू रशिया की तरफ से है, तो वो तो रिएक्ट करेगा। अगर आप किसी के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उन्होंने वो अपने मुंह के आगे यूं करके इशारा किया कि अगर अपने आपको कोई निकाब पहनना चाहता है तो हमें क्या लेना देना। वो इस तरह से एकदम अफगानिस्तान के बारे में क्यों बात करने लगे? एक सियासी बयान है, इट प्लेज टू द बेस। बयान था वो तो लिखी हुई तकरीर पड़ी हो। सऊदी अरब के टेम्परेचर कितने, वहां तो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग है ना। इतने हाई लेवल मर्डर्स जो अमेरिका में हो गए, इनमें ऐसा क्या था जिसको अब तक छुपाया गया? इसको चैलेंज किया जाएगा कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये अदालतों में जा सकता है। 2016 में उसकी थर्ड अपग्रेडेशन फिर पनामा ने की। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो है वो अमेरिका को हिफाजत करती हैं कि यार ये क्या बोंगी मार दी कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे और पनामा के लिए पट्टा क्यों कर रहा है और ग्रीनलैंड लेने की कोशिश क्यों कर रहा है। इनको हम नॉन सीरियस लेते हैं, लेकिन हमें बात याद रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को वेल डेवलप्ड है, जो है LGBTQ की जो राइट्स हैं या उनका सपोर्ट या उनको ये बात कहना कि जी गे मैरिजेस की जैसे हम बात कर रहे हैं। ये जो 2.5 करोड़ लोग हैं, एक छोटी पॉपुलेशन नहीं है, ये इनका क्या हो? अमेरिका एक बहुत कंजर्वेटिव कौम है और रियासत भी बहुत कंजर्वेटिव है। ये रेजिस्टेंस का आगाज हो गया है बिशप के उस जुमलों से। सुप्रीम कोर्ट में आपको जैसे पता है कि जो है मेजॉरिटी इस वक्त जो है वो कंजर्वेटिव जजेस की है। क्या वो इसको सीरियस लेंगे कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है कि इसराइल को इंटीग्रेट किया जाए मिडिल ईस्ट में? क्या वो उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे नहीं। सऊदी अरब के लिए अकेले इसराइल को तस्लीम करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडोनेशिया खड़े होंगे तो फिर उसके लिए कदरे आसान होगा। कैसे हैं दोस्तों? न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर कामरान बुखारी साहब के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हैं और इस पॉडकास्ट में, इस गुफ्तगू में हम वो सब बातें करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इनागुरेशन के खिताब में की और उसके बाद उन्होंने जो फौरी कुछ ऐलानात किए, इन सब पर बात करेंगे। खित्ते में इंटरनेशनल क्या उससे इफेक्ट आएंगे, कौन सी बातें उनकी सिर्फ सियासी थी और कौन सी बातों पर वो वाकई संजीदगी से अमल करेंगे। इस पर, गजा सीज फायर पर और यूक्रेन रशिया वॉर पर भी बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपनी इनॉग्रेशन से कुछ देर पहले ही ट्रंप कॉइन लॉन्च कर दिया। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कि इतनी बड़ी पोजीशन पर अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका उनको बिलियंस ऑफ डॉलर में बेनिफिट मिलेगा? इस वक्त भी 6 बिलियन डॉलर से ऊपर कैप हो चुकी है उनके कॉइन की, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बज़ाहिर तो मालूम पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी तहकीक होना भी बाकी है। अभी हमारे पास सिर्फ खबरें हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसको किसी ने जो है ना इसके इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इसके ऊपर कोई ख़ास डिटेल्स हमने कम से कम मेरी नज़रों से नहीं गुजरी हैं। तो ये एक तरह से वो है कि भाई मतलब बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है या उन्होंने खुद का कुछ ऐसी बात कही है, लेकिन इसकी हकीकत और इसकी डिटेल्स कम से कम मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। लेकिन अगर ऐसा है तो अपना फिर जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसको साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमारी जुबान में हम कहते हैं मुबैना तौर पे, तो यस। वो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम जब तक सबूत ना मिल जाए तो हम वो एलिजिडली का जो है वो एक एडजेक्टिव लगाएं।
दूसरी बात यह है कि ये भी समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मतलब एक शातिर पॉलिटिशियन है। हम्म, वो मतलब ये सारी चीजें गेम आउट करके करेंगे ना। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऐसा काम करने से उनको कोई नुकसान होगा, तो वो ऐसा हम्म, क्यों करेंगे? ये मैं नहीं कहता कि लोग मिसकैलकुलेट नहीं करते, लेकिन हम्म, ये कोई एक ऐसी चीज है कि जो अगर इतनी ही मतलब अगर हकीकत में वो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसा तो नहीं कि वो उनको मालूम नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो कोई बेवकूफी कर रहे हैं बैठे हुए, या हम्म, जज्बात की रौ में आके कुछ कह रहे हैं। गो हम्म, के वो जज्बात की रौ में आके बहुत कुछ कह जाते हैं। क्या हम्म, वाकईतन वो इस पे अमल कर रहे हैं, ये अभी देखना बाकी है। सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि उन्होंने ना सिर्फ अपने ट्रुथ सोशल पर इसको ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मैंने लॉन्च कर दिया है। उसके बाद उसकी जो जो मार्केट वैल्यू है वो उसका उसका कैप भी आप जाके देख सकते हैं इनके ऑफिशियल साइट्स पर, जहाँ पर इनके रेट्स होते हैं। तो वहाँ पर मैंने पहले चेक किया कि उसकी उसकी इस वक्त कैप कैप क्या है, उसकी मार्केट कैप तो $6 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। मेरे लिए ये खुद ज़ाती तौर पे बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि मैं अमेरिकन सियासत और वहाँ के लाज को नहीं समझता बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछें कि अमेरिका में इसको कैसे लिया जा रहा है कि एक शख्स जो प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसके साथ ऑलरेडी बिलियनियर्स हैं, तो वो अपना कोइन लॉन्च कर रहा है, और डिजिटल कोइन का आजकल बहुत रिवाज है। तो इसको वैसे आम पब्लिक में वहाँ ये कितना डिस्कस हुआ है, आपने सुना वहाँ? मुझे जो है एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने इसको फॉलो नहीं किया इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी बातें होती हैं और फिर न्यूज़ की इंफॉर्मेशन की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, तो आपको यू हैव टू पिक योर बैटल्स। तो मैं देखने और सुनने वालों को ये एतराफ़ करूंगा कि मुझे इसके बारे में खास मालूम नहीं है, हम्म, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मेरे लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं एक जो है एक जियो पॉलिटिक्स आलमी सियासत पे ज़्यादा निगाह रखता हूँ। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे उतनी ज़्यादा मेरी निगाह नहीं है। लेकिन एक सिंपल सी जो अपना जो लॉजिक है वो ये बता रही है कि इसेंशली एक ऐसा आदमी जो कि मतलब सदर बनने जा रहा है और जो इस खेल में बड़े अरसे से है, कारोबारी आदमी भी है, साथ साथ अब सदर भी दोबारा बन गया है, तो वो खुल्लम खुल्ला जो है किसी कानून की खिलाफ वर्जी क्यों करेगा जब उसको हम्म, कोई नुकसान होने का डर है? तो हम्म, मैं द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो वो हम्म, डिटेल्स जो हैं अभी मेरे साथ, मुझे तो मैंने जैसे मैंने कहा मैंने परखा नहीं है। हो हम्म, सकता है कि ये बहुत बड़ी बात हो। फिर ये है कि देखिए ये अपना जो अमेरिका एक रियासत है, कानून की रियासत है, यहाँ कानून की बालादस्ती है। यहाँ पे जो है मतलब एक आमतौर पे जोक भी किया जाता है कि पीपल आर जो है ना लिटिगेशन हैप्पी, कि वो हम्म, जो है फौरन लोगों को एक दूसरे को कचहरी में ले जाते हैं। तो हम्म, अगर इस किस्म का इतना को बड़ा वाकया है तो जरूर इनको कचहरी में घसीटा जाएगा। तो देखते हैं कि मतलब इसके ऊपर क्या होता है। ऐसी बात नहीं है कि बस वो अपनी मर्जी के चला रहे हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए ना, उन्होंने अभी एक बर्थ राइट सिटीजनशिप की मिसाल ले लें, तो उसके ऊपर उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया कि भाई वो मैं खत्म कर रहा हूँ। हम्म, अब उनकी जानिब से वो एक कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उनके लिए खत्म कर रहा हूं जो गैर कानूनी तौर पे इस मुल्क में आए हुए हैं। हम्म, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बर्थ राइट सिटीजनशिप इंश्राइंड है। तो हम्म, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेंगे तो आप इस कानून को नहीं बदल सकते। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत पेचीदगियां हैं, बारीकियां हैं जिनको देखने की जरूरत है। और उस पे देखें, उनको एक फेडरल जज ने मतलब वो कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो वो जो ही उन्होंने किया, उन्होंने वो आगे से उसको जो है टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया। अब इट्स गोइंग टू मेक इट्स वे थ्रू द जुडिशरी, और हम्म। फिर जो है इस पर बड़ी लंबी बहस होगी। तो यही हाल जो है इनके बिटकॉइन का भी हो सकता है कि भाई जो इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया, अगर इतना बड़ा इशू है तो ट्रम्प जरूर इनको, कॉइन, हाँ उसका ट्रम्प नाम कॉइन ट्रम्प कॉइन। जो भी है वो उसमें उनको घसीटा जाएगा। तो इसका सवाल 48 नंबर पे है वो, उस रैंकिंग में जहाँ पर ये डिजिटल कॉइन्स की मार्केट को रेट चेक किया जाता है वहाँ पे। जी, मैं फिर वही कहूंगा कि अगर वो ये कर रहे हैं और इसमें मतलब वो समझ वो अगर ये कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई जो है लूप होल उनको नजर आ रहा है कि जिससे वो समझते हैं कि इनको कोई नुकसान नहीं होगा। हम्म, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो मेरा सवाल ये है कि वो कोई बेवकूफ है कि वो अपने ऊपर जो है इस किस्म की वो बूछाड़ जो है, वो कहते हैं ना अभी दफ्तर में आए हैं, उनको कोई उनके क्रिटिक्स जो है की कमी नहीं है।
और एग्जैक्टली। उनके नाकदीन है, उनके ऊपर जो तनकीद की जाती है वो तो सुबह शाम हो रही है उनके मुखालफिन की जाने से। लेकिन आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन मैं यूं दूंगा, जो इनके हमायती हैं जाहिर है फिर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। वो कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वो बहाने बना रहे हैं। हम्म। जो इनके मुखालफीन हैं वो कह रहे हैं कि जी देखें कितना बड़ा जुल्म हो गया। मेरे हम्म। जैसा आदमी जो है, जो कि ना 3 में है ना 13 में है, हम्म। मैं जो है वो फूंक फूंक के कदम रखता हूँ, क्योंकि मैं मतलब जाहिर है कि मेरे पास उतना इल्म नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर तो गलत है तो गलत है, और लेकिन मैं गलत और सही का मतलब वो तयन करने वाला नहीं हूँ, वो तो अदालतें करेंगी। मैं ये सिर्फ हम्म। कह सक मैं मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक शख्स जो इतना वो घाक सियासतदान है, इतना शातिर सियासतदान है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है। तो ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सर ये सवाल इसलिए मेरे सामने आया कि बर्नी सैंडर की वीडियो आपने यकीनन देखी होगी, सेनेटर की। उन्होंने ये बताया कि जो 3 लोग टेक बिलियनियर्स आप जानते हैं, एलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस, जो इनके साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इन्होंने नवंबर से अब तक 233 बिलियन डॉलर्स अपनी इनकम में इजाफा कर लिया है, और अमेरिका एक ओलिगार्की की तरफ चला गया है। अब लोग फैसला नहीं कर रहे कि कौन हुक्मरान होगा। अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है, जो कि लीड करती है दुनिया को, वो ओलिगार्की बन गई है, ये उनका दावा है। मैं ये सवाल इसलिए मेरे सामने अहम है कि अगर अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक इस सिमत को जाएंगे, तो फिर हम जैसे वीक ममालिक, जहाँ पर पहले ही डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर है, तो वो कैसे लड़ सकेंगे। इसलिए ये सवाल अहम है, और इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका वाकई बर्नी सैंडर के बकौल ओलिगार्की की तरफ चला गया है, और इन लोगों ने, ठीक है आप इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन क्या आप ये ट्रेंड महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी इनकम में इजाफा कर लिया? देखिए ऐसी बात नहीं कि मैं इकोनॉमिक्स पे इतना फोकस नहीं करता। मैं जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैं इतना जो है ना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। डोमेस्टिक पॉलिसीज को मैं जरूर देखता हूँ, और मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें जो हैं अब बर्नी सैंडर्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके सियासी मुखालिफ हैं। हम्म। क्योंकि जहाँ ट्रंप राइट की जानिब है, बहुत राइट की जानिब है, वहाँ बर्नी सैंडर्स बहुत लेफ्ट की जानिब है। तो जाहिर है उनके लिए ये, उनकी सियासत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक अहम इशू है, और वो ये कहेंगे कि भाई ये ओलिगार्की बन रही है। फिर ये है कि लैंग्वेज दुनिया भर के अंदर ना, जो कि अदरवाइज जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी हम्म। जो है आप अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आप कुछ अल्फाज यूज करेंगे, तो वो वेपनाइज हो जाती है। हम्म। तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक आम बात की जाती है कि करप्शन है, हम्म। और हकीकत है करप्शन है, बड़े पैमाने पे है। लेकिन फिर उस करप्शन को वेपनाइज भी किया जाता है सियासी हम्म। मुखालफिन को काउंटर करने के लिए। कभी एग्जैक्टली। वो एक सियासतदान को है, फिर वो सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर दूसरे सियासतदान को कहता है, ये एक खेल चला आ रहा है। तो हम्म। अमेरिका भी जो है वो देखें कोई इंसानों की बस्ती है ना, तो वहां पे भी इसी किस्म के लोग हैं। ज्यादा मतलब डेवलप्ड मुल्क है, सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, लेकिन हैं तो इंसान ना। तो वहां पे हम्म। जो है जब आप सियासत करते हैं तो सियासी बयानबाजी और होती है, पॉलिसीज और होती हैं, हकीकत हम्म। और होती है। अब ये बात कि जी ओलिगार्की बन रही है, देखिए इससे मुराद क्या है? अगर इसको अगर हम वो अनपैक करने की कोशिश करें, तो ओलिगार्की तो रूस भी है, ठीक है, हम्म। और मुल्कों के अंदर भी ओलिगार्की है। हम्म। तो क्या वैसा बन गया है? तो मैं समझता हूँ ये एग्जैजरेशन भी होती है इसमें। क्या अमेरिका के तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो चुके हैं? क्या जो है मतलब ये जो 3 अशखास हैं, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और एलोन इलान, मस्क। ये लोग क्या निज़ाम पे हावी हो चुके हैं? निज़ाम का मतलब ख़त्म हो गया है? यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, फेडरलिज्म है, मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई ना। हाँ, उस पर प्रेशर पड़ रहा है। ये लोग नुमायां तौर पे जो है ना एक किरदार अदा कर रहे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको क्रिटिक करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जो है वो जैसे कहते हैं ना कि आओ ना देखा ताओ ना देखा, तो हम एक बहुत बड़ा कोई इल्जाम लगा दें या बहुत बड़ा कोई असर्शन कर दें कि जी ये ओलिगार्की की तरफ जा रहा है या ओलिगार्की बन रही है या बन चुकी है। तो ये तो फिर जो है मतलब इट्स एक्सेस की बात है, ये हाइपरबली इसको हम कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। सियासी तौर पे मैं समझ सकता हूँ बर्नी सैंडर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासत ही यही है।
लेकिन इसको फिर जो है क्या किस हद तक है इसको समझने की जरूरत है। और फिर अमेरिका का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके दायरे में रख के तो हमें इसको एनालाइज करने की जरूरत है। वरना फिर यही है कि सियासी बयान है, ये वैसे ही है जैसे जो है मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है बात की गई थी कि वो जी उन्होंने रशिया के साथ कलूजन की, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चली, कुछ नहीं निकला उसमें से। वो एक सियासी तौर पे उसको यूज किया जा रहा था, जिन्होंने और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको भरपूर तरीके से उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी सियासी तौर पे उन्होंने भी इस्तेमाल किया। इसी तरीके से उन्होंने बयान दिया कि जी बस वॉल बनेगी, वॉल बनेगी, वॉल बनेगी, लेकिन वॉल नहीं बनी, क्योंकि वो सियासी बयान था वोट लेने के लिए। तो आई थिंक पॉलिटिक्स और एक्चुअल पॉलिसीज को हमें थोड़ा डिसएंटेंगल करने की जरूरत है। गो के इनको डिसएंटेंगल करना मुश्किल है, हकीकत की दुनिया में है, लेकिन जहां तक तज्जिया की दुनिया है, तज्जिया में हमें इसको अलहदा करके देखने की जरूरत है। ओके। अच्छा, अभी हम बात करते हैं अमेरिका से बाहर निकल के उनकी फॉरेन पॉलिसी की। जो उन्होंने पहले दिन इनॉग्रेशन पर स्पीच की और उसके बाद उन्होंने उन्होंने बात की, और अभी डावोस में भी उन्होंने जो बात की, उन सब में यूं लगता है कि वो अपने दोस्तों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और हमसायों को, बजाय अपने उन हरीफों को, ख़ास तौर पर जिनमें रशिया और चाइना है। कनाडा उनका हमसाया भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है। मेक्सिको उनका हमसाया है, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त नहीं है लेकिन बहुत अच्छा पार्टनर है। इसी तरह डेनमार्क है। ये जो उनके दोस्त ममालिक हैं, ये उनसे ज़्यादा परेशान हैं बजाय उनके हरीफ ममालिक के। ये क्या क्या वजह है? क्या वो चाइना और रशिया से को डील करने में मुश्किल महसूस करते हैं, या दोस्तों को खामखा वो डरा रहे हैं? ये एक एक वाइज हरकत है, या ये दुनिया का बैलेंस खराब करने वाली हरकत कर रहे हैं? देखें, दुनिया का बैलेंस तो इनके आने से पहले खराब हो चुका है ना। तो वो तो जब देखें ये उतार चढ़ाव जियो पॉलिटिक्स में मतलब कुछ दिहाइयों के बाद आते हैं, कोई चीज सदा नहीं रहती। जिसको हम कहते हैं रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, वो अब जाहिर है दूसरी जंग अजीम के बाद जब बना था, वो वैसा तो नहीं रह सकता ना। नई ताकतें उभरती हैं। चीन पहले ताकत नहीं थी। सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन नहीं रहा, रूस आ गया, रूस पर उभरा, अब रूस कमजोर हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो है एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। नए नए नित नए इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ चुके हैं, एआई आ चुका है, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। तो दुनिया जब तब्दील हो रही है तो जाहिर है वो निज़ाम तो नहीं रहेगा और वो रूल्स नहीं रहेंगे। देखें, चक्कर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस तरह के कन्वेंशनल सियासतदान नहीं है। और जो एक एक्सपेक्टेशन चली आती है ना कि भाई आप चाहे रिपब्लिकन हैं चाहे डेमोक्रेट हैं, अगर आप यूरोप में बैठे हुए हैं तो आपको एक आदत हो गई है कि जी अमेरिका ने एक खास तरीके से हमसे डील करना है, हमारा एलाय है, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरीके से जो चाहे आप कनाडा हैं, चाहे आप यूके हैं, चाहे आप जर्मनी हैं, चाहे आप डेनमार्क हैं, कोई भी आपका एलाय, जापान हो गया, मिडल ईस्ट के अंदर भी आपके एलाइज हैं, तो वो उनको आदत हो जाती है एक खास तरीके से चलने की। हम एक नई जो अपना हुकूमत आती है जो कि कहती है कि भाई ये निज़ाम पुराना नहीं चल रहा, और जिसमें वजन है, बात में वजन है, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करता कि पुराना निज़ाम चल नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन इसी के अंदर जो है अभी तक, इससे पहले जो रिपब्लिकन जो कन्वेंशनल जो रिपब्लिकन व्यू था, वो भी इंटरनेशनलिज्म के ऊपर फोकस था। जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी इंटरनेशनलिस्ट थे, सिर्फ उनका फर्क जो है वो 19-20 का था। वो जो है एक डिटेल्स का फर्क था, लेकिन ओवरऑल वो एक इजमा था कि भाई ये इस तरीके से दुनिया को चलाना है। अब वो दोनों तरफ अगर आप पूछें कि भाई दुनिया चल रही है सही तरीके से, अमेरिका के जो है कि गिरफ्त से चीजें निकल नहीं रही और चैलेंजेस नहीं आ रहे, वो सब अग्री करेंगे। लेकिन किसी कोई ये नहीं चाहता कि जो पुराना निज़ाम है उसको छोड़कर एक नया निज़ाम इख्तियार किया जाए, क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत रिस्की है। लेकिन जो है कोई ना कोई तो आता है ना, ये तो एक कुदरती अमल है, कोई ना कोई तो आता है, कहता है यार ये नहीं चल रहा, मुझे इसको तब्दील करना है। ठीक है। चेंज एजेंडा। हाँ, तो वो हम देख रहे हैं, इसी वजह से जो है ऐसा ऐसा नहीं है कि वो दोस्तों को तंग कर रहे हैं और दुश्मनों को तंग नहीं कर रहे। वो उन्होंने बयानबाजी है ना, तो बयानबाजी में पहले उन्होंने कह दिया यूरोप को कि जी अगर जो है वो आप अपनी जीडीपी के जो परसेंटेज है जो नेटो की तरफ आनी चाहिए वो नहीं बढ़ाते, तो फिर ये है कि फिर हम आपको रूस के रहमो करम पे करेंगे, वो जो चाहे आपके साथ फिर वो हशर नशर करें।
ये उनके अपना बयान है। ये था जब इलेक्शन अभी जीता नहीं था। अब इलेक्शन जीतने के बाद उनका बयान आया है कि पुतिन अपने मुल्क को तबाह कर रहा है, और अगर वो तबाह नहीं करना चाहता, उसकी इकोनॉमी खराब हो रही है, तो मेरे साथ डील कर ले, अगर डील नहीं करेगा तो तबाह कर देगा। तो बयान तो हर किस्म के है ना। तो ये नहीं कह सकते हम कि भाई वो सिर्फ दोस्तों के ऊपर गर्म हो रहे हैं, या आई थिंक द वे टू लुक एट इट इज कि इंटरनेशनल सिस्टम को तब्दीली की जरूरत है। क्या ट्रंप तब्दील कर पाएगा? ये अभी देखना बाकी है। एक शख्स जो है कि कितने हैं इनके, 4 साल हैं, 4 गुजर गए, और बीच में फिर जो है बाइडेन इंतजामिया आई, और अब इनके पास 4 साल हैं। इन 4 सालों में तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास कर सकें, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि जो मौजूदा निज़ाम है उसको शेकअप जरूर करेंगे। नया निज़ाम अभी बनने में टाइम लगेगा, उसके लिए वक्त दरकार है। तो इस वजह से हम अपना दुनिया की तारीख में एक ऐसे मोड़ पे हैं। यूं समझिए कि अगर आप अपने आप को इमेजिन करें कि दूसरी जंग अजीम के बाद नई नई चीजें आई थी, यूएन आया था, ठीक है, सीआईए बन गई थी, पेंटागन को बनाया गया था, इतनी बड़ी ताकत, नाटो बनी। आईएमएफ, नेटो बनी, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है, सोवियत यूनियन उभर के सामने आई जो पहले नहीं थी। वो पुराना निजाम खत्म हो गया। तो आप यूं समझे कि हम फिर से उसी मोड़ पे हैं कि जहां पुराना निजाम दुनिया का नहीं चल रहा और अमेरिका का निजाम भी नहीं चल रहा, और अब दोनों तब्दील हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो निजाम तब्दील खत्म हो रहा था, उस वक्त अमेरिका सुपर पावर एज सच नहीं था, ठीक है, और 2 सुपर पावर थे। पहले तो था नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना, जब बना तो 2 सुपर पावर्स थे। अब ये है कि एक ही सुपर पावर है, और उसको जो है चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ जो है ना ग्रेट पावर से, बिलखसूस जो है रूस और चीन की तरफ से। उसको भी हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि जी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, यूनिपोलैरिटी। मैं इस पोलैरिटी के कॉन्वर्सेशन में से गुरेज करता हूं, क्योंकि ये इतना ज्यादा इल्यूमिनेट नहीं करता, ये जो है वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है। देखिए, एक आदमी ताकत है अमेरिका, और उसको चैलेंज करने वाले बहुत हैं, और उनका चैलेंज का जो दायरा कार है वो भी लिमिटेड है। रूस एक तरीके से चैलेंज कर रहा है जंगी तौर पे, अस्करी तौर पे यूरोप को, और चीन अपने जियो इकोनॉमिक तरीके से चैलेंज कर रहा है, और दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, और अमेरिका के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वक्त गोया दुनिया के अंदर जो निजाम है उसको कोई चला नहीं रहा है एज सच, कोई ड्राइवर नहीं है एज सच। ओके। अच्छा, इसका एक ज़मीनी सवाल ये है कि जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी वो कुछ देर चला, और अब उसकी जगह एक वो सिस्टम पूरी तरह डिलीवर भी नहीं कर पाया। तो एक ऑब्वियस बात है, हिस्ट्री का एक कोर्स है कि वो चेंज होना है, और किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन है। क्या आपको ये नहीं लगता कि वो सिस्टम जो था वो ज़्यादा बल के चल गया है? आप एक तारीख के स्टूडेंट भी हैं, आप मुझे ये बताइए। मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पर तारीख में कोई भी सिस्टम जिस तरह एक चला करता है, ये उससे ज़्यादा चल गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ और ना, दोनों हैं। इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है कि अगर आप उसको हाई लेवल पे देखें तो आपको ऐसा लगेगा हाँ बहुत ज्यादा, 70-80 साल चल गया। लेकिन अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करें एनालिटिकली, और फिर उन अदवार का जायजा लें जो इस लंबे अदवार के मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो आपको नजर आएगा कि ये दौर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। एक वो तब्दीली थी जिस वक्त जो है आप नया नया वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, और आप अभी कोल्ड वॉर में दाखिल हो रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स का इशू था। फिर रूस ने और अमेरिका ने एक समझौता कर लिया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे को नहीं यूज करने। वो जो अपना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो ना सीन था JFK की एडमिनिस्ट्रेशन में 61 में, उसके बाद जो है आपने देखा कि मुख्तलिफ और जंगें शुरू हो गई। अफगानिस्तान की जंग पहले नहीं थी, वो भी जो है उसकी बारीकी में भी जाएं। ईरानी इनकलाब नहीं आया था, मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ। फिर रूस का जवाल आ गया, ठीक है। अब रूस, सॉरी, सोवियत यूनियन का जो है वो इम्प्लोजन हुआ, और फिर रशियन फेडरेशन बनी। अब उस बात को भी 33 साल हो चुके हैं। बहुत चाइना सारे। इमर्ज हो जी। चाइना इमर्ज हो गया, एक बिल्कुल नया चाइना, मैं उस जाने बाहर हूं कि 80 और 90 की दिहाई में चाइना में इन्वेस्ट किया गया, टेक्नोलॉजी दी गई, चाइना इमर्ज हुआ। अब हाल ही में पिछले 5-7-8 साल कह लें, अब जो है इस पर डिबेट की जा सकती है कि कितना लंबा अरसा है, भारत उभर के सामने आ रहा है। तो कोई एक दौर हम नहीं कह सकते कि ये एक दौर है, इस दौर के अंदर मिनी अदवार भी हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हाँ,
अगर आप सिर्फ वो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लेवल पे हाई एल्टीट्यूड से देख रहे हैं तो आपको एक ही दौर नजर आता है और उसका इख्तिताम नजर आता है। लेकिन अगर आप बारीकी में जाएं, एल्टीट्यूड ड्रॉप करें एनालिटिकली और देखें कि एक मुख्तलिफ इन कई दिहाइयों में, इन 70-80 सालों में इनके दौरान भी बड़े अदवार आए हैं और जो है ना दाव पेच आए हैं तारीख के, और दुनिया तब्दील हुई है। ओके। अच्छा सर, एक मैडमैन थ्योरी है पॉलिटिक्स में, डोनाल्ड ट्रंप, क्या आपको उसके ऊपर पूरे उतरते नजर आते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े दावे करना, लोगों को डरा देना, इस तरह की सख्त एक लैंग्वेज इस्तेमाल करना, लेकिन वो सब इसलिए ताकि मैं एक बार्गेन टेबल पर एक बेहतर पोजीशन में हूँ? क्या आप समझते हैं कि ये वो वाली पॉलिटिक्स है, या इनको ये नाम दिया जा सकता है? क्योंकि आपको पता है उसके फिर खतरात भी होते हैं कि कोई अगर उन थ्रेट्स को सीरियस लेके कोई एक्शन कर दे तो फिर एक 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 प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कुछ जगहों पर मैंने ये देखा है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट इनको एक मैडमैन ऑफ पॉलिटिक्स कह रहे हैं, नॉट मैडमैन इन रियल मीनिंग के कोई साइको हो गया। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? जी देखें, उसमें जो है वो अनकन्वेंशनली वो एक बड़ी जारहाना किस्म की जो है वो जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जारहाना किस्म की फॉरेन पॉलिसी में। और अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे के लेवल पे भी आया जाए, वहां पे भी हमें उनके एक जारहाना स्टाइल नजर आता है। तो मैं इसको मैडमैन इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो एक दूसरी जानिब डिस्कशन चला जाता है। मैं ये कहूंगा कि ये माकियावेली की तरह है कि वो बेसिकली, माकियावेली ने क्या कहा था कि भाई जो है ये अच्छी बात है कि अगर लोग एक सियासी लीडर से, एक सियासी एक्टर से, प्रिंस से, उसके दौर में वो जबान जो लफ्ज यूज होता था प्रिंस, कि वो प्रिंस से मोहब्बत करते हैं, ये हम्म। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि प्रिंस से वो खौफजदा हो। हम्म। ठीक है, वो कहते हैं ना, इट्स गुड टू बी लव्ड बट बेटर टू बी फियर्ड। तो आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस अंदाज में बिहेव कर रहे हैं कि वो अपने इस स्टाइल को, इस जारहाना स्टाइल के थ्रू लोगों का अटेंशन मरकूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे पास लेवरेज कैसे है, मैं एक मतलब अपोनेंट एडवर्सरी मुल्क है, उसके साथ मैं कैसे जो है लेवरेज हासिल करूं, उसको कैसे आमादा करूं कि वो मेरी शराइत को कंसिडर करें। तो हम्म। जाहिर है कि जो है वो, अगर आप वो, और फिर ये ना उनको अपने आप को मुनफरिद भी साबित करना है ना कि मेरे में और दूसरों में फर्क क्या है, हम्म। चाहे वो पिछले रिपब्लिकन सदूर आए हैं या अपना डेमोक्रेटिक जो है ना सदूर आए हैं। मेरा उनका फर्क ये है कि मैं मिस्टर नाइस गाय नहीं हूं। मैं जो हम्म। हूँ वो उस तरीके से जो है वो चार्म ऑफेंसिव पे नहीं जाता। मैं, हम्म। मेरा ये स्टाइल है और एंड आई गेट द जॉब डन। और हम्म। अगर आप एम्पिरिकली देख लें तो दो सीज फायर तो उन्होंने ओहदा संभालने से पहले हासिल कर लिए इस अपना स्ट्रेटजी के थ्रू, लबनान के दूसरा अंदर, कौन सा? के लेबनान। अंदर। ओके। तो अब जो है मतलब उन्होंने साबित किया कि भाई ये मेरा जो स्टाइल है इट्स इफेक्टिव। यानी इन अदर वर्ड्स, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, अमेरिका में हम कहते हैं प्रिटी प्लीज। अगर आप प्रिटी प्लीज कहेंगे ना, आपको सीरियसली कोई नहीं लेगा। हम्म। और लेकिन अगर आप जो है मतलब डंके की चोट पे बात करेंगे तो फिर आपको हम्म। सीरियसली लिया जाएगा। आप वो जो एक माहौल है उसको तब्दील कर रहे हैं और आप हम्म। फोर्स कर रहे हैं कि दूसरी साइड को रिकैलकुलेट करें। अब देखें ना, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बाइडेन की बात नहीं मान रहे थे। हम्म। तो जो है इन्होंने आए, इन्होंने कहा भाई कि मतलब ये होना ही होना है बोल के। हम्म। और वो आम है, इनके जो एलची हैं स्टीव विटकॉफ, जो इनके एलची हैं बराए मशरिक वस्ता, तो वो कतर से कॉल कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, इजरायली वजीर आजम को। उनके स्टाफ ने फोन उठाया, उन्होंने कहा भाई कि वो तो आज छुट्टी का दिन है, त्यौहार है, वो जैसे हमारी जुम्मा होता है उनका हफ्ता होता है, सैबत है आज। तो उन्होंने कहा मैं सैबत मनाने नहीं आ रहा, दफ्तर पहुंचो, ठीक है, हम्म। और आके मेरे साथ बात करो। और फिर वो जहां वहां जो बात हुई उसमें ये कहा गया कि साइन ऑन द डॉटेड लाइन, ठीक है, कि कोई, उन्होंने उनको गुंजाइश नहीं दी। ये इसीलिए हो रहा है कि अगले बंदे आपको सीरियसली लें। तो आई थिंक व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू डू इज कि उसको सीरियसली लिया जाए। अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करूं, लोगों को खौफजदा करूं, वो मेज पे आएंगे। आप देखें ना कि इन्होंने जो है वो कनाडा की मिसाल ले लें, कनाडा के ऊपर बयान दिया और वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो जो है वो मारो लागो पहुंच गए, इनका जो वो क्लब है फ्लोरिडा में। अभी ये सदर बने नहीं है। एग्जैक्टली। और आई थिंक कि ये एक स्टाइल है जिसको वो इफेक्टिव समझते हैं। एंड आई थिंक ही इज शोन दैट ही कैन डू दिस। पिछले दौर में ये कर नहीं पाए,
पिछले दौर में भी इन्होंने एंगेज करने की कोशिश की जो है चीन को, कुछ वहां कुछ खातिर ख्वाह इनको कामयाबी नहीं हुई। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को करने की कोशिश की, खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। तालिबान के साथ जो डील हुई वो सबके सामने है। गो के सदर डोनाल्ड ट्रंप को से अगर पूछें तो वो कहेंगे कि मैंने तो मुआहदा कर लिया था, लेकिन उसको जो है ना फ्लॉप करने वाला बाइडन है। तो ये एक सियासी एक गुफ्तगू है जो चलती रहती है। हकीकत ये है कि इसके पीछे एक हिकमत अमली होती है। क्या वो हिकमत अमली मतलब उसके मुज़िर असरात हो सकते हैं? श्योर, ऑफ कोर्स। आपने बिल्कुल सही कहा सवाल के अंदर कि हो सकता है कि दूसरे आपको सीरियसली ना लें, फिर जो है फिर आप क्या करेंगे, फिर मजीद दबाव डालेंगे। वो ये भी हो सकता है कि दूसरा आप पे दबाव डालना शुरू कर दे। तो ज्यादा सीरियस ले लें, ये भी हो हाँ, सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया की हालत है वो ये है। आज मेरा इस पे आज तो नहीं, कल मेरा इस पे मजमून भी आया है, यूएस चाइना एंड यूएस रशिया बार्गेनिंग के ऊपर, कि ये बार्गेनिंग कैसे होगी। देखें, इस वक्त जो दुनिया की हालत है वो ये है कि ईरान कमजोर हो चुका है। मैं अब इस वक्त एडवर्सरीज की बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली। तो ईरान को भी मेज पे आने की जरूरत है, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है को, अगर वो एक जारहाना स्टाइल अपना रहे हैं तो उनको कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अगर वो रूस के साथ कर रहे हैं कि जी तुम तबाह हो जाओगे अगर तुम मेरे साथ डील नहीं करोगे, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि रूस जो है कि इकोनॉमी वो खराब हो रही है। वो एक हकीकत है, इस पे किसी को कोई मतलब ये कोई दो बातें नहीं है, दो राय नहीं है इसके ऊपर। चीन को जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर है। तो आई थिंक वो देख के कदम उठा रहे हैं कि मैं ये बात करूंगा तो इसके मुकाबले में ये क्या कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ही इज गेमिंग इट आउट। तो ये जो है इसके पीछे जो है, जब हम सियासत में आते हैं ना, और ये अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है, सीएनएन पे ये रोज होता है कि हम देखते हैं कि लोग सियासी तौर पे चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो वो हर बात आपको गलत नजर आएगी, लेकिन अगर आप एम्पैथेटिक एनालिसिस करें, अपने आप को उस एक्टर के शूज में डालें और उसकी विजन से, उसकी नजरों से दुनिया को देखें, और फिर आपको पता चलेगा कि वो क्यों कर रहा है एक काम। क्योंकि अस्यूम हमें ये करना है कि कोई बेवकूफ नहीं है, और कोई जो है अपने आप को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहता, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहता है, और उसके लिए वो किस लॉजिक के तहत चल रहा है। ओके सर, जिस तरह आपने अभी बात की कि उन्होंने अपने इनॉग्रेशन से बहुत पहले ही 2 सीज़ फायर डील करवा दी। गजा सीज़ फायर डील पर जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया, उसी दिन जब वो साइन कर रहे थे बहुत सी फाइल्स पर, तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ये जो इसराइल हमास सीज़ फायर है ये तीनों अपने मराहल तक जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। तो जो सबसे ताकतवर प्लेयर जिसने ये सीज़ फायर करवाया, अगर वही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या मैं इसको ये ना समझूं कि वो इस जिम्मेदारी से दौड़ रहे हैं, या इसको जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे कि बस इनॉग्रेशन की हद तक मामला ठीक हो गया तो बस ठीक है, इसके बाद अब जैसे इसराइल चाहे, जैसे आपने एक दफ़ा कहा था कि ये इसराइल का एक डोमेस्टिक मसला भी है, तो ठीक है वो अपने डोमेस्टिक मसले को जिस तरह चाहे डील कर ले। क्या आप इसको यूं नहीं लेंगे उनका ये कहना कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट? बहसियत एक सियासी एक्टर के, एक सियासी किरदार के, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया को ये बताना चाहेंगे कि मैंने तो अपनी तरफ से काम कर दिया, लेकिन अब अगर ये नहीं चलता तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो वो देख रहे हैं कि मुझ पर क्रिटिसिज्म क्या क्या आ सकती है, उसको वो प्रियम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर आर नो गारंटीज। और अगर आप ऑब्जेक्टिवली किसी भी एनालिस्ट से पूछ लें, चाहे वो आपस में कितना ही इख्तलाफ करें, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा एनालिस्ट है जो कहेगा यार मुझे बड़ी कॉन्फिडेंस है कि ये तीनों मराहल बड़ी खुश उसलूबी से गुजर जाएंगे। सबको पता है, ये वो जो बात कर रहे हैं ये इट्स वेल नोन कि फ्रैजाइल है सिचुएशन, किसी वक्त भी मामला फिसल सकता है। लेकिन वो अगर वो ये कह दें, अगर इसके बरक्स वो कह दें नहीं नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और कल को कोई मामला खराब हो जाए, तो फिर वो बुरे नजर आएंगे ना कि भाई तुमने तो लेकिन वादा सर किया। कॉन्फिडेंस, सर सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मेरे से ये सवाल इसलिए अहम था कि एनालिस्ट की और बाकी ममालिक इवन कतर और मिस्र की भी वो पोजीशन नहीं है जो अमेरिका की है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे आपने कहा कि नेतन्याहू उनको सीरियस लेते हैं, और बहुत सी जगहों पर ये बातें भी की जा रही हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान ये डील भी थी कि जब मैं आऊँगा तो ये डील की जाए, ताकि इसका क्रेडिट मैं ले सकूं। जैसे आपने देखा कि उनके साथ तालिबान के साथ सारी डील डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन एंड पे आके उसका क्रेडिट बाइडन ले गए, क्योंकि उनके दौर में वो सारा मामला मुकम्मल हुए और इनखला मुकम्मल हुआ। तो इसको यूं भी ये सवाल इसलिए अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना कि हाँ मैं इसको मुकम्मल करवाऊंगा, इससे कुछ, इसका मतलब है कुछ, और इससे वो डील मजबूत होगी। मेरा आपका या किसी भी एनालिस्ट का ये कह देना इतना अहम नहीं है जितना उनका कह देना। इसलिए मैं उनकी बात को एनालिस्ट से बहुत ऊपर जाके अहमियत दे रहा हूँ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है।
लेकिन अगर हम जब एनालिस्ट से मैं मुआवजा कर रहा था, एनालिटिकली अगर आप इस मामले को देखें, इस सूरत हाल को देखें, तो मैं इसलिए वो बात कर रहा था कि अगर एक एनालिस्ट को भी पता, सबको पता है कि ये मामला जो है ना इधर है ना उधर है, बड़े मतलब नाजुक मोड़ है, और ये सड़क किस तरफ जा रही है हमें नहीं पता। ये जो डील है, सीज फायर है, कब तक चले कब तक ना चले, ये कोई लीनियर रोड नहीं है कि ये यहाँ से जो है तीसरे मरहले तक जो है बिल्कुल सही चलेगा। तो अगर एनालिस्ट को पता है तो जिसने किया है उसको तो पता होगा ना। तो वो अपने आप को बॉक्स इन क्यों करेगा? उसने, ही हैज टू ओन इट ना। तो वो जब वो अपने लिए हेज कर रहा है, वो बहैसियत एक सियासी किरदार के हेज कर रहा है कि यार देखो मैंने कराया जरूर है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे ये कहो कि हाँ भाई जो है ना तुम्हारी मतलब तुम समझते हो कि सब कुछ अब स्मूथ सेलिंग होगा, ऐसा नहीं है। वो अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि देखें वो हर पॉलिसी के पीछे एक सियासी मुहर्रकात होते हैं। अभी मैंने अर्ज किया कि सियासत को और पॉलिसी साजी को जरा अलहदा डिसएंटेंगल करने की जरूरत है। मैं साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि उसको डिसएंटेंगल जहां हम करते हैं, उसको हम बिल्कुल अलहदा नहीं कर सकते। तो जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, उसके पीछे सबसे अहम जो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो उस पॉलिसी मेकर की या लीडर की पॉलिटिकल पोजीशन को क्या वो मुस्तहकम करेगी बात, या वो उसको मजीद कमजोर करेगी। ये एक इंपेरेटिव होता है हर सियासी लीडर का, और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहे हैं कि सो फार सो गुड। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कोई पूछता है कि हाँ भी तुम बड़े कॉन्फिडेंट हो, नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कुछ बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। अच्छा सर, आई डोंट थिंक एक कॉन्ट्रडिक्शन है कोई इसमें इनहेरेंट। ओके अच्छा सर, मुझे बताइए, अभी आपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की कि इससे वो सियासी तौर पर कमज़ोर होते हैं या उनको स्ट्रेंथ मिलती है। अब अभी अमेरिका ने, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अपनी सफ़ीर नामज़द की हैं, मुंतखब की हैं, और इसी तरह जो इसराइल के लिए उनके 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 सफ़ीर आई हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सबसे जब पूछा गया कमेटी में कि आप वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइल का बिब्लिकल राइट तस्लीम करते हैं, तो उन्होंने कहा हम ये करते हैं, हमारे ख्याल में ये उनका राइट है। अच्छा, इसका मतलब मुझे तो यूँ लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और नेतन्याहू, दोनों की की अपने, हाँ, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है वो मजबूत होती है अगर वो इस तरह का एनेक्सेशन करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए इस हद तक जाएंगे? देखें, इसको फ्लिप करें इस सवाल को। तो क्या ऐसा है कि वो मतलब वेस्ट बैंक की सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, यानी इजरायली ऑक्यूपेशन को खत्म कर सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। तो अगर आप जो ऑपोजिट है, जो दुनिया देखना चाहती है या दुनिया कह रही है कि भाई जो है फलस्तीनियों के मसले का कोई हल किया जाए, अगर आप वो अपना आउटकम लाने में जो है नहीं है पोजीशन में, तो बेहतर नहीं है कि आप जिस पोजीशन में हैं उसी को मजबूत रखें, ताकि आपका कम से कम जो एक सियासी अपना बेस है वो खुश रहे। तो आई थिंक कि जो है इसको इस तरह समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो नहीं करते कि जो वो चाहते हैं या वो कह रहे होते हैं, उनको वो करना पड़ता है जो उनके ऊपर दबाव पड़ता है, और हालात उनके कंट्रोल में नहीं होते। इम्पर्सनल फोर्सेस जो हैं तारीख की और जियोपॉलिटिक्स की, वो जो है हावी हो जाती हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जब वो सदर बन के आए 2001 जून के अंदर, जो अमेरिकन जो मिलिट्री एकेडमी है वेस्ट पॉइंट पे, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे वो की नोट स्पीकर थे। और उनकी एक बात जो है वो बार बार कह रहे थे कि अमेरिका का कोई काम नहीं है दुनिया में नेशन बिल्डिंग, कि जी हम जो है लोगों को पॉलिटिकली डेवलप करें, सोशली डेवलप करें, उनकी इकोनॉमियां तैयार करें, हमारा काम नहीं है ये। ठीक है। लेकिन आप देखें कि कुछ ही महीनों के बाद 9/11 का वाकया होता है, और वो फिर करते क्या है, वो वही नेशन बिल्डिंग में वो लग जाते हैं। कामयाब नहीं हुए। उनका जो पहला मफरूजा था वो बिल्कुल सही था, जो जिसमें उनके एक यूं समझे उनकी एक जो कंसिडर्ड व्यू जो था, जो उनका प्रेफर्ड जो पोजीशन थी, वो था, लेकिन उनको करना वही पड़ा जिसके 5 वो। टर्म्स को करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स डिड दैट। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो आप देखें ना कि जो है सदर वो नहीं करते जो वो कहते हैं। अब
अगर ये कोई कह रहा है कि जी वेस्ट बैंक को हम जो है इसराइल का हिस्सा समझते हैं, बिब्लिकल लैंड समझते हैं, ये बातें करने वाली है। हकीकत ये है वहां फलस्तीनी रहते हैं, ठीक है। वो इलाका जो है तीन, जो है उनके तीन एरियाज में डिवाइडेड है। एक वो जो कि जिस पे पूरा कब्जा है इसराइली जो है हुकूमत का। एक वो जहाँ पे जॉइंट जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल का है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की है। और एक वो छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। और वो भी, ये लाइनें भी अब तहलील हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि वो जो सेटअप था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की अथॉरिटी कम हो चुकी है, और वहां पे अब जो है जो हालात हैं उसमें इसराइल का जो अपना कंट्रोल है वो बढ़ चुका है। फिर ऊपर से सेटलमेंट्स जो हैं वो फैल चुकी हैं गुज़िश्ता 20, 25, 30 सालों के अंदर। तो अब इसको डील करने के लिए क्या वो बिब्लिकल लैंड कहने से इस मसले का हल हो जाएगा? नहीं, उनको डील करना पड़ेगा, लेकिन वन डे एट ए टाइम। जब बयान देना होता है, आप बयान वो देते हैं जो आपका सेफ बयान होता है। जो पॉलिसी आपको इख्तियार करनी है, फिर वो आप पहले पॉलिसी करते हैं, लेकिन आप उसकी तशहीर नहीं करते। वो तशहीर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपने बेस को एलियनेट नहीं करना चाहते। लेकिन आपको मुश्किल फैसले करने हैं। मुश्किल फैसलों से आप अब मतलब अब क्या होगा, अब आप इसको जरा थोड़ा सा वाइड एंगल करके देखें। वेस्ट बैंक के अंदर जो लावा पक रहा है, अगर ये फटता है, ठीक है ना, तो ये तो 7 अक्टूबर जैसी सूरत हाल भी हो सकती है। आई डोंट नो कि 7 अक्टूबर तो बहुत जो है एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो ना वाकया था, लेकिन लेट्स से केओस हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, खाना जंगी चल रही है, और लोग बगावत पे उतर आए हैं क्योंकि उनके ऊपर उनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। तो इससे क्या होगा? इसका डायरेक्ट नजला जॉर्डन पे गिरेगा, ठीक है। जॉर्डन डिस्टेबलाइज होगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस है वहाँ। फिर भी पैलेस्टीनियंस में 50% से ज्यादा आबादी जो है या फलस्तीनी निजात की है, ठीक है। चाहे उनके पास जॉर्डेनियन सिटीजनशिप है या नहीं है, लेकिन वो ओरिजिनली फलस्तीनी है। तो उसके साथ आप देखें कि जो है जॉर्डन का बॉर्डर किसके साथ लगता है? सीरिया के साथ। सीरिया में हुकूमत ही नहीं है अब। वहां पे भी अब एक जो है ट्रांजिशन चल रहा है, एक बड़ा ही नाजुक सिचुएशन है। वहां वहां से भी जो है तूफान बदतमीजी जॉर्डन के अंदर आ सकता है। ऊपर से ईरान जो है अब अपने आप को इराक में वो अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है, क्योंकि उसको शाम और लबनान में पसपाई हुई है। तो अब इससे पीछे वो नहीं हटना चाहता, क्योंकि फिर इससे पीछे इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म हो जाती है, ईरान का बॉर्डर आ जाता है। तो वहां से वो पुश बैक कर रहे हैं, और वहां कहाँ वो किसको जो है मतलब किस एरिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो भी इराक के थ्रू जॉर्डन पे डालेंगे। अमेरिका को ये बातें सब पता हैं। तमाम पॉलिसी में, चाहे वो सियासी बयान में ये बात करते हैं या नहीं करते, ये सबको पता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, एडवाइजर्स वगैरह सारी चीजें ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हकीकत की दुनिया है, ना कि कहना कि जी कोई कह दे कि जी ये बिब्लिकल टेरिटरी है। कहने को तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपको जो एक्चुअली करना है उसकी तशहीर कम होती है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होते हैं। आपको खामोशी से पॉलिसी साजिंग करनी है, ताकि आप जो है जब तक कामयाब नहीं हो जाती पॉलिसी, तब तक आप उसका डंडोरा नहीं पीटेंगे, आप बताएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप बता देंगे और फिर वो नहीं होगा, वो आपके गले पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा सर, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। मुझे अब ये बताइए, लास्ट इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि किसी भी बड़े प्लेयर को, चाहे वो हमें कितना ही रैशनल लगे, उसे इरैशनल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर इरैशनल हो ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे बताइए, इब्राहिम अकॉर्ड अब वो रैशनली कैसे कर पाएंगे, जबकि आपको पता है कि सऊदी वली अहद ने, एमबीएस ने, जो कि ज़ाहिर है हुक्मरान हैं, उन्होंने तो शर्त रख दी है, और जो रिपोर्ट्स में आया उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके अलावा अब चॉइस ही कोई नहीं है, कि जब तक फ़लस्तीन के लिए एटलीस्ट कोई रास्ता ना हो, मैं इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ नहीं जा सकता। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस शर्त के साथ इब्राहिम अकॉर्ड करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी। देखें, वो वक्त तो जाता रहा ना। तो जब जो 7 अक्टूबर का वाकया है, जिसमें हमास ने हमला किया और फिर इतनी बड़ी जंग छिड़ गई, उसके नतीजे में ईरान को पसपाई हुई, असद हुकूमत भी चली गई, तुर्की जो है ना घुसाया रीजन के अंदर, मुल्ला को हिजबुल्लाह नुकसान हुआ। का। तो पूरे का पूरा शिराजा जो है ना बदल गया ना, मतलब खित्ते का जो बैलेंस ऑफ पावर है। तो वो उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड कहाँ आएगा? वो मतलब जाहिर है आप उसको डंप नहीं करना चाहते। आप जब बात करेंगे कहेंगे कि यार साउथ, आप इसको गेम आउट करें। सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और वो कह रहे हैं कि यार देखो, सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ उनकी बातचीत चलती है। तो जब वो बात करते हैं, कहते हैं यार देखो,
पिछली दफा हमने इब्राहिम अकॉर्ड किया था, तुम भी बनाने वाले थे, बीच में जो है ना ये मसला हो गया, ईरान ने टॉर्पीडो कर दिया हमास ने। अब जो है हालात तब्दील हो गए, अब हम चाहते हैं कि जो है इसकी तरफ आ पाए। तो उनका जवाब क्या होगा? रैशनली उनका जवाब यही होगा कि यार मैं कर ही नहीं सकता, तुम क्या बातें कर रहे हो, वो वक्त चला गया। हाँ मैं आया था फॉक्स न्यूज पे, हाँ मैंने कहा था कि हम बड़े करीब पहुंच चुके हैं इसराइल के साथ जो है ना समझौते के ऊपर, लेकिन उसके बाद दुनिया तब्दील हो चुकी है। अब तुम क्या चाहते हो कि अगर कि मैं जो हूँ वो सब कुछ भूल के जो कुछ हुआ है, तो जाके मैं जो हूँ हाथ मिला लूं इसराइल से? तो फिर तो मतलब तुम्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना होगा कि मेरी अपनी हुकूमत को खतरा आ सकता है मेरी आवाम से। तो तुम क्या चाहोगे कि मैं डिस्टेबलाइज हो जाऊं जहां बाकी खित्ता डिस्टेबलाइज हो रहा है? तो ट्रंप कोई बेवकूफ आदमी तो नहीं है ना। ट्रंप कहेगा हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी मजबूरियां समझता हूं, तो मैं देखो मैं तो वो कहेंगे आप उस इसराइलियों पर दबाव डालें ना, उनको कहें कि हाँ भाई, मतलब कोई अगर रियासत नहीं दे सकते फलस्तीनियों की, ये सबको पता है कि रियासत इतनी जल्दी नहीं बनेगी, आजादी नहीं मिलेगी उनको, लेकिन कम से कम गजा को रिकवरी के रोड पे डालो, वहां जो है ये जो सीज फायर है ये लेके आओ ताकि कोई बात बने। तो देखें, ये गुफ्तगू हो चुकी है, इसी वजह से ये सीज फायर की जानिब जो है ना मामला चल रहा है। देयर इज अ रीजन वाई इतना दबाव इसराइल के ऊपर है, क्योंकि उनको पता है कि वो अब उस तरीके से जूं का तो इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ नहीं जा सकते, पहले उनको ये प्री रिक्विजिट, ये शराइत इसराइल से मनवाने हैं। अच्छा सर, यूक्रेन के बारे में भी बताएं, उसके बारे में भी आप के रिसर्च आर्टिकल छपते रहते हैं कि वहाँ पर क्या डील हो सकती है, जबकि वहाँ पर जो भी डील होगी उसका मतलब तो रशिया की फतह होगा। देखिए यही तो मसला है कि वो विन विन फॉर्मूला क्या है, कि जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी हम्म, रशिया, पुतिन जो है वो अपने मुल्क में जाके गए, देखो अगर हमने इतनी तकलीफें उठाई, इतना सब कुछ नुकसान हुआ, हमारे इतने फौजी मारे गए, क्योंकि आखिर में उन्होंने उनके माँ बाप, उनके लवाहिकीन को जवाब देना है ना कि तुम्हारे बच्चे क्यों मारे गए। तो हम्म, उन्होंने दिखाना है कि ये हमने अपने आप को बहैसियत कौम जो है वो हमने मजबूत किया है, क्योंकि देखो हमें ये जो है ना फायदा हुआ है। तो हम्म, उनको भी चाहिए, अब अगर वो ये करते हैं तो दूसरी जानिब भी तो यही चाहिए ना कि अमेरिका ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई हमने रूस को ताकतवर कर दिया। यूरोप जो है, मतलब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का इशू है। हम्म, तो आई डोंट, ये एक बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, लेकिन आई थिंक बात जहां आके रुकेगी ना, वो ये है कि कितने इलाके पे रूस का कब्जा रहेगा। हम्म, ठीक है, जो वो कितना इलाका जो उन्होंने मजीद हासिल किया है, खास तौर पे वो लैंड ब्रिज क्राइमिया और डॉनबास के दरमियान जो सी ऑफ आज़ाद के शुमाल में है, तो वो इलाका, वो उसका कितना हिस्सा जो है, वो लाइन कहाँ खींची जाएगी, सीज फायर लाइन, जिसको हम तो बड़े बहसियत पाकिस्तानी, हमें तो पता होना चाहिए कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया के साथ। ठीक है, तो वो और फैक्चुअल कंट्रोल भी है। हाँ, और वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत की चाइना के साथ भी है, जो कि इधर उधर होती रहती है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ होगी, कहाँ वो जो है ना सीज फायर लाइन बनेगी, सवाल ये है सिर्फ। और फिर कुछ तहफुजात उनको भी हैं कि भाई आप जो है इनको मतलब इन मगरिब को ये है कि जो यूक्रेन की रियासत है, इसकी सलामती की जो है हम गिव अप नहीं कर सकते। इलाके गिव अप किए जा सकते हैं, लेकिन बहैसियत जो एक रियासत है, एक रेजीम है यूक्रेन की, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका इलाका अगर कम हो जाता है तो उससे उसको वो रियासत जो है वो नेसेसरली कमजोर नहीं होनी चाहिए। मुश्किल काम है, लेकिन ये उनका एक डिमांड है। और इस कौन बातचीत के थ्रू जब होगी ना, बार्गेनिंग इसी को कहते हैं, कि आपने कहा कि नहीं ये मुझे मंजूर नहीं है, इसकी बजाय आप ये कर लो, वो बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, और उस बातचीत में जरा वक्त लगेगा और लेवरेज की जरूरत है। तो आई थिंक कि जो है ये हम हालांकि यहाँ ये जो मामला है इसमें थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात तय हो चुकी है दोनों तरफ, कि ना ही यूक्रेनियन फोर्सेस अपना इलाका वापस ले सकती हैं, और ना ही रूस जो है कोई बड़े पैमाने पे मजीद इलाका ले सकता है। एक वो स्टेलमेट है। अब स्टेलमेट को सीज फायर में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, ये इशू है, लेकिन फिर भी ये बहुत पेचीदा है, इसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए, क्या ये एक ठीक पॉलिसी है अमेरिका की, यूरोप की, नाटो की, कि रशिया के बॉर्डर तक अपने आप को फैलाएं? देखिए सही और गलत जो है वो तो फिर सब्जेक्टिव हो गया ना, तो मैं उसको जरा उसको और
मैं इसको सर ज़रा क्लियर कर देता हूँ। इस तरह के कोई मुल्क और इस तरह की पावर जो थ्रेट महसूस करे एक अपने जैसी या अपने से भी बड़ी पावर से, तो जब आप उसके बॉर्डर के ऊपर आएंगे जो कि असल इशू रशिया की तरफ से है, तो वो तो रिएक्ट करेगा। ऑफ कोर्स, ये दोनों तरफ है। मसला क्या है? मसला यही है कि यूक्रेन जो है का झुकाव मगरिब की जानिब होना, यूक्रेन में इलेक्शंस होना, एक मुंतखब हुकूमत का आना, एक जमहूरियत, एक वेस्टर्न स्टाइल रियासत का मार्ज वजूद में आना, ये रशिया के लिए खतरा है। और अगर ये जो है यूक्रेन रशिया की जानिब चली जाती है, रशिया का कब्जा हो जाता है, ठीक है, तो वो मगरिब के लिए एक खतरा है। तो ये एक बफर जोन है। तो अब इसमें एक्चुअली वो कैजुअलिटी क्या है, इस वॉर की कैजुअलिटी क्या है? इस वॉर की कैजुअलिटी यूक्रेन है, उसकी जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो अपना ख्वाहिशें हैं उनके, यूक्रेनियन आवाम की, वो कैजुअलिटी है। क्योंकि उन कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होना है ना। तो जीरो सम तो नहीं हो सकता ना। वो आपके पोलैंड पे बॉर्डर पे आपको गवारा है, ना उनको गवारा है कि आप उनके बॉर्डर पे आ जाएं। तो ये तो एक कुदरती अमल है और इस पे कॉम्प्रोमाइज होना है। और आपके सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि अगर आप किसी के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना। तो उन एग्जैक्टली। कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपने डील करना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन रही है ना, यानी कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, जिसमें आप यूं समझें कि क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल कर लें, फिर उसके बाद बुश, और उसके बाद ओबामा और ट्रम्प, और ट्रम्प तो खैर मतलब एक अनोमली है, लेकिन इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये जंग शुरू हुई थी। वो आई थिंक इनमें से किसी को ये बात समझ नहीं आई कि अगर आप ये इस तरीके से अपना असर रसूख फैलाएंगे, तो एक तरह से डेमोक्रेसी प्रमोशन एक अच्छाई है, लेकिन इस अच्छाई को फैलाने में एक बुराई भी आती है दूसरी जानिब से। तो उसकी एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में शुरू से क्लियर है कि भाई ये हमें नहीं करना चाहिए था। इसीलिए जब वो अपने क्रूड तरीके से कहते हैं कि मैं अगर सदर होता तो ये कभी होना ही नहीं देता, ठीक है, ऐसा मामला इतना दूर जाता ही ना। उनका कहने का मकसद ये, वो अपने आप को मतलब नुमाया करके पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि क्या जरूरत है हमें जो है मतलब यूक्रेन को इसमें लाने की, मगरब का हिस्सा बनाने की। क्योंकि अगर आप करना ये चाहते हैं, अगर आप जैसे अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले कैंपेन ट्रेल पे अफगानिस्तान के बारे में कहा कि एग्जैक्टली। हमें क्या है वो, कि हमें क्या है कि अगर कोई अपने आप को, उन्होंने वो अपने मुंह के आगे यूं करके इशारा किया कि अगर अपने आप को कोई निकाब पहनना चाहता है तो हमें क्या लेना देना, हम उनको क्यों कह रहे हैं कि निकाब ना पहनो बैठ के। यानी वो बेसिकली जो मगरब के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपनी वैल्यूज दुनिया में फैलानी है, ठीक है, तो वो जो है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना सानू की, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हम क्यों, हम कौन होते हैं, और अगर हम इसमें करते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है क्या वो इफेक्टिव है क्या, इसके पीछे हम डेमोक्रेसी प्रमोशन पे इतने पैसे लगाते हैं और ये सब कुछ करते हैं, इसके बदले में हमें क्या मिलता है, मजीद कॉन्फ्लिक्ट्स मिलती हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है, और ये एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये इल्मी तौर पे भी एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर कोई कौम वो उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे नहीं आई तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो उसने अपने एक नेचुरल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के तहत आगे बढ़ना है, और वो किस तरीके से तरक्की करेगी, डेवलप करेगी, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वो उसके हालात के ऊपर मुनस्सर है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मुनस्सर है। आप जू का तू जो है एक मॉडल जाके नहीं कह सकते कि ये मेरे को भाई मगरब के अंदर हम कामयाब हो गए तो अब आप भी लगा लो इसको अपने मुल्क के अंदर। मैं एक बात ऐसी कर रहा हूं जो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मगरिब के अकदार हैं, जो आला अकदार हैं, जिनमें मैं भी यकीन रखता हूं, कि मैं समझता हूं कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल हम इसको दुनिया में फैलना है, ठीक है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं कि इसको आप ऐसा नहीं है कि आप कट एंड पेस्ट कर दें। अगर मैं कंप्यूटर की जबान यूज करूं तो दुनिया बस सब सही हो जाएगा। दुनिया पुशबैक मिलता है आपको। तमाम कौमें जो हैं वो आपके तरीक़ेकार को नहीं मानने के लिए तैयार। अगर आप, और डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि ये फॉरएवर वॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे जुड़ा हुआ है कि यार ये तो फिर मतलब एंडलेस वॉर्स में हम जो है ना फंस जाएंगे ना अगर हम ये काम करेंगे बैठ के। अच्छा सर, आपने भी अफगानिस्तान की बात की, तो मुझे बताइए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बयानात भी आए हैं जिनमें वो उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान में
तालिबान के पास जो हमारे वेपन्स हैं वो वापस करें, या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो इस तरह से एकदम अफगानिस्तान के बारे में क्यों बात करने लगे हैं, जबकि वो जो वहाँ पर वेपन्स हैं उनको भी पता है कि इस तरह तालिबान थोड़ी वापस कर देंगे, और वो इतने ज़्यादा भी नहीं हैं कि उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होना पड़े। मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि मैं इसके बारे में कोई इतना खास जानता नहीं, मैंने अभी इसको इतना वो एनालाइज नहीं किया। लेकिन अगर मुझे जो है इस जितनी मेरी नॉलेज है तो मैं समझता हूँ कि देखें, अक्सर जो है पॉलिटिशियंस जो हैं वो बात क्यों करते हैं कोई, क्योंकि हम्म। उनसे बात पूछी जाती है हम्म। और कई दफा उनके पास जवाब अच्छा नहीं होता, हम्म। और लेकिन उनको कोई प्लेस होल्डर जवाब देना होता है, तो वो फिर वो कहते हैं ना, यू मेक इट अप एज यू गो अलोंग। तो हम्म। वो उन्होंने उस वक्त हो सकता है कि ऐसी बात हो कि इसके पीछे कोई हिकमत अमली को खास कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी ना हो। हम अस्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी अमेरिका के किसी सदर ने कोई बात कह दिया तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी तरकीब है, बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटजी है, कोई बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे। ऐसी बात कई दफा ऐसा नहीं होता। कई दफा आप ऑफ द कफ बात करते हैं क्योंकि आपको उस पोजीशन में रखा जाता है कि आप कहें। हाँ, अगर वो किसी तकरीर के दौरान बगैर किसी जो है ना सवाल के को बात करते हैं, फिर जाहिर है हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्यों सोच रहे हैं, इसके पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा है। लेकिन अगर रिपोर्टर को जवाब दे रहे हैं तो मोर देन लाइकली होता ये है कि यार मुझे आपको जवाब तो देना है ना, तो मैं क्या दूं। तो उन्होंने कहा यार वो देखो, वो हमारा असला जो था, वो जो है वो बाइडेन ने क्या किया, वो सारा असला छोड़ आया। अब मैं जो हूँ जो है कोशिश करूंगा कि मैं जो हूँ उस असले को वापस ला सकूं। तो वो उस पूरी गुफ्तगू को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे ये है, क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई अमेरिका जो है कोई असला हो सकता है कि ये एक, मैं आपको एक आंसर है। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि वो जो है तालिबान को ऊपर भी कोई प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो, उनसे भी कोई बातचीत या उनसे कोई उनको वो कुछ चाहते हो तालिबान से, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इसके बारे में इतनी मुझे डिटेल्स नहीं पता। अच्छा सर, एक और बात बड़ी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा जब प्रेसिडेंट बने तो ईरान के साथ जो एक जॉइंट डील थी उससे निकल गए। अभी आए हैं तो वेरी फर्स्ट डे वो डब्ल्यूएचओ से और पेरिस ट्रीटी से भी निकल गए, जिसके मुताबिक जाहिर है दुनिया में। निकले थे। अच्छा, पिछली तो अभी निकला था, गुड। अच्छा, तो अब उस वो तो एक दुनिया भर का एक एग्रीमेंट है कि हमने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके एलाइज जो हैं, यानी उनके उनके डोमेस्टिक एलाइज, उनकी जो सारी टीम है, ये ग्लोबल वार्मिंग की साइंस ही को नहीं मानती, से इनकार करते हैं, या उनके ख्याल में ये उनका मसला ही नहीं है, दुनिया का मसला है बाकी ममालिक का, और इनका इनका नहीं है? क्योंकि मैं इस रैशनल को समझ नहीं सका कि एक ऐसी चीज़ जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है वो उससे इस तरह निकल जाते हैं। और फिर उन्होंने जो खास फ्रेज इस्तेमाल किया, ड्रिल बेबी ड्रिल। अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी अगर इस तरह से काम करेगी, ऑयल को लेके आएगी, फॉसिल फ्यूल को, तो ये तो बजाय बजाय दुनिया थोड़ी कुछ साल बाद साफ होने के, हम तो और पीछे चले जाएंगे। देखिए, यहाँ पे भी वही बात है कि ड्रिल बेबी ड्रिल से क्या मुराद है, एक सियासी बयान है। इट प्लेज टू द बेस। प्रोटेस्ट का बयान था वो तो लिखी हुई तकरीर पढ़ी हो। जरूर। वो तकरीर किसने बनाई है? उनकी किसी स्पीच राइटर ने बनाई है ना। और वो बट दैट वाज नॉट तकरीर एन आंसर कि किसी ने कुछ सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया, वो तो बड़ी। सियासी बयान जो होते हैं, ये जो पब्लिक स्टेटमेंट्स होते हैं, ये जो है इनके अंदर आप पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। आप वो नहीं बताते कि वो आप करने क्या जा रहे हैं, वो आप नहीं, तभी उन्होंने कहा बताते हैं कि हम जब ऑयल आप ड्रिल करें। करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऑयल ड्रिल करेंगे, और फिर वो पेरिस बिल्कुल ट्रीटी से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो बहुत सारी बातें भी कर जाते हैं ना। मैं वॉल बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ग्रीनलैंड ले लेंगे, फलाना ये ढमकाना, पैनामा वगैरह। ये तो वो उसी लेवल की ये बात है। तो एक तो ये है कि हमें पहले बात तो ये है कि सियासी बयान को सियासी एंगल से देखने की जरूरत है। और हम ये अस्यूम नहीं करना चाहिए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली नेसेसरली कार फरमा है, क्योंकि उनका एक बेस है जो कहता है ये जो है सारा जो है वो टोपी ड्रामा है, और ये खामखाई जो है ना पैसे खर्च किए जा रहे हैं। दूसरा इशू आई थिंक ये है कि जो अब हमें बात सामने नजर आ रही है, ये जो स्पीशीज लेवल के जो प्रॉब्लम्स है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया, स्पेस के इश्यूज हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर को डील करना चाहिए हम्म। और प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये रिपब्लिकन आइडियोलॉजी के साथ जो है ना इसकी हमआंगी है कि जो है लिमिटेड गवर्नमेंट स्मॉल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है जो है इन मामलात के अंदर हिस्सा लेना। फिर ये भी है कि देखें, ये एक डिबेट है जिसको हम देखें, एक
क्लाइमेट चेंज की एक साइंस है और फिर क्लाइमेट चेंज एक आइडियोलॉजी भी है। एक बहुत अच्छी किताब है जो भी मेरी नज़रों से गुजरी, मुझे उनके ऑथर का नाम इस वक्त जो है जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा तो आप अपने जो है व्यूअर्स के लिए उसको लगा दीजिएगा जहाँ पे कमेंट्स में। तो वो बात करते हैं क्लाइमेटिज्म की, कि हम्म। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक आइडियोलॉजी बन चुकी है। हम्म। ये उसके खिलाफ भी एक पुश बैक है कि देखें ना, अब आपको मैं इसको आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी को ये जो है एतराज नहीं होगा कि भाई अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर क्लाइमेट बदल रहा है फॉसल फ्यूल की वजह से, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें हाइड्रोकार्बन से दूर होकर रिन्यूएबल्स की तरफ आना चाहिए। न्यूक्लियर, सोलर, विंड, ग्रीन एनर्जी, ये सारी बातें अपनी जगह पे मंतकी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन हकीकत ये है, इनको अमली जामा कैसे आप पहनाएंगे? हम्म। ठीक है, कि अगर आप, क्या इस वक्त जो है आप मुकम्मल तौर पे बस एक ही झटके के साथ या कुछ थोड़े से अरसे में आप ग्रीन हो जाएंगे, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाएंगे? नहीं। क्योंकि अगर आप तेल को छोड़ देते हैं, अगर आप नेचुरल गैस को छोड़ देते हैं, तो आप जो है बेसिकली मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। पावर जन सऊदी अरब को ले लें। सऊदी अरब के टेम्परेचर कितने, वहां तो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग है ना, मतलब वहां तो वो एक बहुत गर्म मुल्क है। तो वहां एयर कंडीशनिंग की जरूरत है। एयर कंडीशनिंग को तवानाई की जरूरत है, यानी बिजली की जरूरत है। बिजली कैसे आप क्रिएट करते हैं? या नेचुरल गैस से या ऑयल से। हम्म। वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट्स की जरूरत होती है कि जो पानी को जो है वो साफ करें और पीने के काबिल बनाएं। हम्म। तो वो कैसे चलते हैं? वो भी बिजली से चलते हैं। बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है? तो अचानक जो है ये चीज नहीं हो सकती। तो इसके पीछे ये भी हमें समझने की जरूरत है कि देर आर टू साइड्स ऑफ दिस डिबेट, कि जहां जो है एक रियलिटी है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है को आप कैसे डील करेंगे, सवाल ये होता है। तो हम्म। एयर एंड नाउ में लोगों की, अच्छा फिर इकोनॉमीज जुड़ी हुई है ना, लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। अगर आप जो है कहते हैं जी मैं कोल को खत्म कर देता हूं, तो जो लोग कोल के कानों में काम करते हैं, जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। आप उनको दूसरी नौकरी तो नहीं दे सकते ना। आप एक शख्स ने जो है 5, 10, 20 साल लगाए हैं और वो आप इस कारोबार में काम कर रहा है, अब आप उसको रिट्रेन तो नहीं कर सकते ना, इतनी तेजी से तो नहीं हो सकता ना। तो आई थिंक ये एक एतराजात हैं जो कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। यानी ये यहाँ की बड़ी बड़ी जो आला इलीट यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ सोशल साइंस जो है वो एक आइडियोलॉजी बन गई है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी बन गई है। और ये चीज जो है सिर्फ राइट का एक एतराज नहीं है। या आपको कोई भी गैर जानिबदार आदमी कहेगा कि हाँ यार, लेफ्ट का जो है बहुत बड़ा होल्ड है और चीजें जो हैं वो अब सोशल साइंस नहीं रही, सोशल साइंस से बढ़कर वो एक जो है मकतबा फिक्र बन चुका है, एक आइडियोलॉजी बन चुकी है। इसीलिए वो जो किताब है क्लाइमेटिज्म के ऊपर, वो पढ़ने वाली है। अच्छा सर, एक और बात की तरफ आते हैं। आज ही ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी और आरएफ के और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनकी जो रिपोर्ट्स थी, इंक्वायरी रिपोर्ट्स इनके मर्डर की, उनको डी क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि उनमें इतने हाई लेवल मर्डर्स जो अमेरिका में हुए, इनमें ऐसा क्या था कि जिसको अब तक छुपाया गया था और इसको ओपन क्यों नहीं किया गया था अमेरिका जैसी सोसाइटी में भी? जबकि हमारे ख्याल में तो ये जितने हाई लेवल पर क्राइम हुआ और जितने वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसको तो छुपाया ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बकौल डोनाल्ड ट्रंप अब तक इसको छुपाया गया था, जो कि एक साजिश थी, जिस तरह वो कहा करते थे। अच्छा, इसको छोड़ दें कि उन्होंने ये बात क्यों क्यों कही, लेकिन उन्होंने इसको डी क्लासीफाई कर दिया है और उसके लिए ऑर्डर कर दिया है। वो क्या था, क्यों इसको पहले तो छुपाया गया, ये बताएं। और फिर वो क्या बात है जिसका डोनाल्ड ट्रंप और उनके हमायती समझते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसको एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाह रही थी? देखिए, चूंकि हमारे पास मालूमात नहीं है कि वो क्या इंफॉर्मेशन है हम्म। जो कि छुपाई गई थी, वो नहीं है ना, मंजर आम पे नहीं है। तो क्यों छुपाई गई थी, तो उसको तो हम मतलब बगैर ये देखे कि हाँ भाई वो क्या इंफॉर्मेशन थी, वो उस सवाल का हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। हम्म। कोई भी यहाँ पे क्लासिफाई होना चीजों का, उसके पीछे एक हिकमत अमली है, और वो हिकमत अमली ये है कि कोई भी सिक्योरिटी जो है के इदारे,
कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को वो मंजर आम पे नहीं लाती, क्योंकि वो इट इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, वो उनके हम्म, ट्रेड क्राफ्ट का हिस्सा है। चीजें मंजर आम पे आएंगी वो अपना वो नुकसानदेह हो सकती हैं। हम्म, तो ये तो एक डिफॉल्ट पोजीशन है। फिर ये भी हो सकता है, मतलब अगर अब मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई, जब तक डिक्लासिफाई नहीं होंगी, जब तक चीजें मंजर आम पे नहीं आएंगी, हम ये नहीं कह सकते कि क्या साजिश थी क्या नहीं थी। सियासी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कहेंगे कि साजिश थी, क्योंकि उनको उसमें से देखिए, ये अमेरिकन पॉप कल्चर का जो है एक पॉपुलर इमेजिनेशन का एक हिस्सा है कई दिहाइयों से, यानी 60 हम्म, की दिहाई से लेके अब तक। और लोग बहुत, इसमें मूवीज भी बनी हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, जेएफ के नाम की ऑलिवर स्टोन की मूवी है 1992 की, वो देखने वाली है। तो और इसके पीछे जो है बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हुई कि हाँ भाई जो है कोई रियासत के इदारे थे, सीआईए था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, फलाना ढमकाना, एफबीआई हम्म, शामिल थे, क्या हुआ था। हम्म, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखो, मैं वो काम कर रहा हूं जो किसी सदर ने पहले नहीं किया। हम्म, मैं जो उन लोगों से ये चीज छुपाना नहीं चाहता। लोगों को पता होना चाहिए, इस मुल्क के लोगों को राइट है, वो अपने आप को बेहतर तौर पे, हम्म, नुमाया तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलिटिकली इज ट्राइंग टू लुक गुड, ठीक है। हम्म, और फिर जाहिर है वो कन्वेंशनल सियासतदान तो है नहीं है, तो उनको उस तरह के कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। हम्म, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेट्स डू इट, ठीक है। अच्छा, अब जो है, एक तो ये उनका, इनकी वजह है। हम्म, जो छुपाने की वजह वो ये है कि उसमें ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें हों जो कि शर्मिंदगी का बायस बने, हम्म, कि जी इस निज़ाम की गलतियां हैं, या ये हुआ वो हुआ, किस तरीके से जो है सीक्रेट सर्विस से जो गलतियां हुई, क्या जो है वो, और ये लोग कौन थे, इतनी बड़ी साजिश जो है कामयाब कैसे हो गई वहां तक। क्योंकि जब ये डिटेल्स आती हैं ना, तो हम्म, फिर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक शोरिश होने की जो है ना वो होती है। अब आप इसको मैं मुआजना करना चाहूंगा, एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूंगा हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के साथ। वो हम्म, मंजर आम पे क्यों नहीं लाई गई? हम्म, वो इसीलिए नहीं लाई गई क्योंकि रियासत की जो साख है उसको नुकसान पहुंचता है। हम्म, रियासत, मैं ये किसी एब्सोल्यूट सेंस में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की, उन हुक्मरानों की जो कि जुल्फकार अली भुट्टो से लेके अब तक जिन्होंने इसको मंजर आम पे लाने से गुरेज किया है, ठीक है। वो क्यों किया है? क्योंकि वो सब कन्विंस्ड हैं कि यार ये बहुत बड़ा जो है वो शर्मिंदगी का बायस होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी आई। नो वन वांट्स टू एयर देयर डर्टी लॉन्ड्री, ठीक है ना। अब हम्म, आया क्या, उस ये हम डिबेट कर सकते हैं कि मंजर आम पे लाना बेहतर था नहीं था। अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मैं समझता हूं कि आवाम का हक है कि उसको, उससे कोई बात, हत्ता वसा कोशिश की जाए कि उनसे बातें छुपाई ना जाए, ठीक है। हम्म, ये एक अकदार है जिसमें मैं जाती तौर पे बिलीव करता हूँ। हम्म, लेकिन मैं रियासत के जो मजबूरियां हैं उनको भी समझता हूँ, हम्म, क्योंकि जो है ना उनको डर होता है कि भाई ये तो मतलब पाकिस्तान में जो है मुल्क दो लख्त हो गया, और जो है फिर इसके जिम्मेदार कौन है। तो जो रियासत की एस्टेब्लिशमेंट है उसको यही है ना, रियासत के स्टेक होल्डर्स को, कि अभी हम बहुत बुरी पोजीशन में हैं, ईस्ट पाकिस्तान हाथ से जा चुका है। जो मगरबी पाकिस्तान है, कहीं इसमें भी जो है वो मजीद दरार ना आ जाए, अवाम जो है वो सड़कों पे ना आ जाए, और जो है मजीद कोई अनरेस्ट इस मुल्क में ना हो। अभी मुल्क को समेटने की जरूरत है। तो आई थिंक यहाँ पे भी वही जो है अपना हिकमत अमली कार फरमा थी कि ये ऐसे यके बाद दीगर ऐसे जो है ना वाकयात हुए कि जो बेसिकली बड़ी शर्मिंदगी का बायस हैं, कि ये अमेरिका जैसी मुल्क में जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, वहाँ हुआ। तो मैं समझता हूँ इसलिए उस बात को दबा लिया गया। अब ये मेरा अपना अंदाजा है। हम्म, अब जब चीजें, व्हेन एंड इफ ये चीजें सामने आएंगी, किस हद तक सामने आएंगी, फिर हम उससे अंदाजा लगा सकेंगे कि हाँ भाई ये वजह थी इस चीज को छुपाने की, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि छुपाया क्या गया था। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी क्या होगा प्रैक्टिकली, क्या होगा जब इन्होंने साइन कर दिए कि इनको डिक्लासिफाई किया जाए? तो अब इसके बाद भी कोई है प्रोसेस, या आपको हम कुछ दिन बाद देखेंगे कि ये सारी इंक्वायरी रिपोर्ट्स पीडीएफ की शक्ल में ऑनलाइन मौजूद होंगी? देखिए पुशबैक तो आता है ना, ये मतलब अगर जहां इतने अरसे इतनी दिहाइयों से नहीं हुआ, और इनकी तारीख है ना, इनके ऊपर एक तारीख, एक एक्सपायरी डेट है उस क्लासिफिकेशन की, कि इस तारीख तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, ठीक है।
तो वो अभी तक तो वही चल रहा था ना, जो ब्यूरोक्रेसी अभी है होगा जो। क्या, कहीं और से तो नहीं इन्होंने अब इजाजत लेनी, कुछ दिन बाद हम देख सकेंगे इनकी फाइल्स? देखिए, इसको चैलेंज किया जाएगा ना, इसको हम्म। फिर कोई चैलेंज कर सकता है कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये अदालतों में जा सकता है। हम्म। ठीक है, तो अगर अदालतों में ये चैलेंज हो जाता है तो वो फिर एक अपना एक प्रोसेस लेगा वो। ठीक है, फिर इनको जो है देखे ना, ये एक नई सियासी हुकूमत आई है। हम्म। अभी इसने अपने पूरी तरीके से पॉलिटिकल अपॉइंटीज भी नॉमिनेट नहीं किए पूरी तरीके से। एनीवे तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अ, अब ये डीक्लासिफाई जो है कुछ इदारे करते हैं ना, हम्म। उन इदारों में लोग किसी ने करना है, एक्चुअली ऊपर से ऑर्डर आता है नीचे से करना है, तो वो जूं का तूं तो नहीं मानेंगे ना, वो कहेंगे सर ये ना करें, इससे नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो एक बैक एंड फोर्थ वो भी तो होनी है ना। फिर हम्म। अदालती भी एक कार्रवाई हो सकती है। अपना इसमें जो है कांग्रेस की तरफ से भी जो है ना वो कोई इतराजात आ सकते हैं बैठ के। अब आप देखें, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो मुखालफत करेंगे और रिपब्लिकन जो हैं वो हिमायत करेंगे। अभी हम्म। आप देखें कि ये जो अपना इमिग्रेशन कंट्रोल का जो बिल है जो आया हम्म। है, इसमें 46 डेमोक्रेट्स ने भी उसको सपोर्ट किया है। ठीक हम्म। है, तो ये सिर्फ ये पार्टिजन नहीं है, यानी कि हम्म। ये तो उल्टा भी हो सकता है ना कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कहें यार ये तुम बहुत दूर जा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को देखना है ना, वहां पे क्या हालात होंगे, उनके ये क्या उनके सियासी फायदे में है, नुकसान में है। क्योंकि हर चीज एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस ये देखते हैं कि मेरा सियासी फायदा या नुकसान इसमें है या नहीं है। एक हम्म। हकीकत है, दुनिया की ह्यूमन कंडीशन की एक हकीकत है। तो आई थिंक कि इट्स नॉट दैट सिंपल। हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि वो मतलब कल को हम सुबह उठें और पता चले कि जी पीडीएफ आई पड़ी हैं, लेकिन ये है कि इसको इसके पीछे मुख्तलिफ राउट्स ये ले सकता है, ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है। हम्म। ओके, अच्छा सर मुझे ये बताइए, मैं एक और सवाल, अमेरिकन थोड़े से दूर के एक हमसाए की तरफ, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कि पनामा कैनाल की जो मुसलसल बात कर रहे हैं, 90 साल से ऊपर, गालबन 95 या 97 ईयर्स तक अमेरिका ने इसको ऑपरेट किया, इसको ओन किया। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने उसको पनामा को वापस किया तो 2016 में, 2016 में उसकी थर्ड अपग्रेडेशन फिर पनामा ने की। इस वक्त भी जहाँ तक मेरी मालूमात है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुड्स और शिप्स जो हैं वो अमेरिकन ही ट्रेवल करते हैं वहाँ। तो अभी जब ये अमेरिका उससे फ़ायदा ले रहा है और एक लंबे अरसे तक, अकॉर्डिंग टू अ डील, 100 साल से कुछ कम उसको ऑपरेट भी कर चुका है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम से ये बात दोबारा क्यों करना शुरू हो गए? आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह है? ज़ाहिर है, मेरा नहीं ख्याल ये उन बातों में से है जो वो ऐसे ही अपने अपने सियासी स्कोर के लिए कह देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये सियासी स्कोर जरूर है, लेकिन ये सिर्फ सियासी स्कोर नहीं है। इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है, और ये एक अपना रिपब्लिकन पार्टी के कुछ हलकों के अंदर ये बात बड़े अरसे से चल रही है कि चीन जो है वो इक्तसादी तौर पे ही तो वो हमारे इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अब बहुत काम कर रहा है। हम्म। अ, रूस की तो उतनी सलाहियत नहीं है कि वो, हाँ वो कभी कभी क्यूबा में आके वो अपने जहाज को जो है ना मतलब वो पोर्ट कॉल हो जाती है, लेकिन रूस उस तरीके से पावर नहीं प्रोजेक्ट कर रहा जिस तरीके से, जैसे 60 की दिहाई में सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइल्स डाल दिए थे, तो बहुत बड़ा मसला हो गया था लातीनी अमेरिका का हवाले से अमेरिका को। तो वो उस पेश नज़र वो कह रहे हैं कि ये हम जो है रिस्क नहीं ले सकते। ये एक मफरूज़ा है, एक आइडिया है, एक पर्सपेक्टिव है कि ये जो इतनी बड़ी अहम कनाल है, क्योंकि देखें स्ट्रेटेजिकली पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो है वो अमेरिका को हिफाजत करती हैं और डेप्थ है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ देती हैं। दूसरा ये कि इससे तजारत भी वो कंट्रोल करते हैं। हम्म। ठीक है ना, तो वो दौर जिसमें वापस किया गया था उस दौर में ये खतरे नहीं थे। अब ये दौर जो है मुख्तलिफ हो चुका है, तो इसमें जो है फिल वक्त तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चीन जो है वो अपने बेड़े बेड़े जो है वो ला रहा है और पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो फिल वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन वो दूर की बात की जा रही है। यही थिंकिंग जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करने की बात की जा रही है कि जी कनाडा जो है वो अगर इंग्लिस्तान जैसा मुल्क बन जाता है कि जहाँ पर जो है मतलब हुकूमत कमज़ोर हो जाती है,
यानी देखें ना, भारत ने इंग्लिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। भारत नंबर 5 पोजीशन पे है, इंग्लिस्तान पीछे हो चुका है जीडीपी के एतबार से। तो दुनिया बदलती है। तो आज हम मेक्सिको की बात करते हैं कि जी वहां से इलीगल इमिग्रेशन आती है, ड्रग्स आती हैं, दहशतगर्द आते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो हमारी जो है इकोनॉमी के लिए और हमारी जो है वेल बीइंग के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो कनाडा भी एक दिन ऐसा हो सकता है कि अगर वहां की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, वहां पे सोशल अनरेस्ट हो जाता है, वहां पे इमिग्रेशन आती है, हालात, सोशल हालात तब्दील होते हैं। जो इमिग्रेंट और जो नेटिव पॉपुलेशन है उसके दरमियान जो है कोई टेंशन होती है, तो वो उसका नजला अमेरिका पे आएगा ना, क्योंकि ज्यादातर आबादी कनाडा की वो अमेरिका के बॉर्डर के करीब करीब रहती है। जितना आप मजीद शुमाल में जाएंगे, आबादी कम होती होती जाती है, बिल्कुल स्पार्सली इनहेबिटेड हो जाता है जितना आप दूर जाते हैं। तो कनाडा को भी शामिल करने की बात, वैसे तो ये बात मजाक है, 51st स्टेट ये वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप इसकी बारीकी में जाएं तो दे आर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो है ड्राइवर्स जो इन बातों को मंजर आम पे ला रहे हैं। पैनामा हो, कनाडा हो, ग्रीनलैंड भी शामिल है। अगर आप, हम देखते हैं दुनिया का वो नक्शा जो बेसिकली टू डायमेंशनल है, लेकिन अगर आप जो है वो आर्टिक सर्कल का, आर्टिक का नॉर्थ पोल का नक्शा देखें, तो ग्रीनलैंड अगर वो कोई और ऑक्यूपाई कर रहा है, रशिया ऑक्यूपाई कर रहा है या कोई, तो वो अमेरिका के लिए खतरा है। देखिए आज ये बातें बड़ी हम मतलब समझते हैं कि यार ये क्या बोंगी मार दी कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, और पैनामा के लिए पड्डा क्यों कर रहा है, और ग्रीनलैंड लेने की कोशिश क्यों कर रहा है, इनको हम नॉन सीरियस लेते हैं। लेकिन हमें बात याद रखनी चाहिए, एक वक्त था कि जब अमेरिका ने अलास्का परचेस किया था रशिया से। ऐन मुमकिन है, अब वो उस दौर में हम जा नहीं सकते ना, वक्त में तो हम पीछे जा नहीं सकते, कि अगर आप तारीख को पढ़ें, उस वक्त की रिसर्च करें, तो हो सकता है कि सबसे बड़ा रिग्रेट, बहुत जी रशिया का सबसे बड़ा रिग्रेट तारीख में। जी। तो वो उस वक्त भी ऐन मुमकिन है ऐसे लोग होंगे, यार ये क्यों कर रहे हो, यार ये क्या जो है ना, तुम अलास्का लेने के खा फजूल की बात कर रहे हो। ऐसे लोग उस वक्त के दौर में भी होंगे 1930s में, जब ये बात की गई। इसी तरीके से हवाई की बात, जो है जब हवाई को जो है ना अपना लाया गया यूनियन के अंदर, उस वक्त ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे यार ये 7 समुंदर पार क्यों हम जो है ना सानू की, ठीक है। वो एतराज करने वाले नाकदीन उस वक्त भी होंगे। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, जो मैं जो एक्विजिशन है टेरिटरी की, वो है लुइजियाना परचेस, जो थॉमस जेफरसन ने की थी। लुइजियाना परचेस बेसिकली, जो आज हम गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसको ये गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसका नाम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो न्यू ऑर्लिन्स उसका हब है। न्यू ऑर्लिन्स अगर ना होता, वो लुइजियाना फ्रांस से ना लिया जाता, ठीक है, तो अमेरिका तजारत नहीं कर सकता था अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट की। उस जमाने में याद रहे कि अमेरिका इंडस्ट्रियल पावर नहीं था, एक एग्रीकल्चरल था, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। तो साउथ में तो थी एग्रीकल्चर। साउथ में क्या, पूरी अगर आप एपेलेशियन से उतर के, यानी जो 13 इनिशियल कॉलोनीज जो स्टेट्स बने थे, वो एपेलेशियन माउंटेन्स के मशरक की जानब है। अगर आप एपेलेशियन माउंटेन्स की मगरब की जानब जाएं और रॉकी माउंटेन्स तक जाएं, यानी आप शुरू हो जाएं नीचे जो है मतलब यूटा, एरिजोना वगैरह से ऊपर कैनेडियन बॉर्डर तक, तो वो रॉकी माउंटेन्स हैं। और वो ये जो इलाका है, ये ब्रेड बास्केट था ना, दिस वाज, इसको हम ओहायो वैली भी कहते हैं। तो यहाँ पे वो जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी, वो तो जमीन बहुत थी, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, कैसे जो है उसको समुंदर पे के जरिए, उस जमाने की टेक्नोलॉजी भी देख लेना, तो वो नहीं थी जो आज की है। तो आप कैसे आज भी आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जहाजों के थ्रू, बहरी जहाजों के थ्रू जो है ना करते हैं, क्योंकि इट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट। तो लुइजियाना परचेस के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल एम था। तो आई थिंक वी शुड मूव अवे फ्रॉम दिस तमस्खराबाजी एंड ट्राई टू सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट। हो सकता है कि हाँ भाई, ये पैनामा का मामला जो है वो एक बोंगी बात हो, लेकिन इसको हम नी जर्क रिएक्शन से डिसमिस कर दें क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन हैं, तो देन वी आर मिसिंग सॉर्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। तो आई थिंक कि जो है मतलब चाहे ग्रीनलैंड है, चाहे कनाडा है, चाहे पैनामा है, या कोई और कल को कोई इशू हो जाता है, इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को वेल डेवलप्ड है, लेकिन हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम उन नी जर्क रिएक्शन से डिसमिसिव ना हो, उसकी तह तक जाएं। अच्छा सर, मार्च 2020
2004 में गैलप में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक 7.6% लोग अमेरिका में खुद को LGBTQ से रिलेट करते हैं, यानी अडल्ट जो हैं ये कोई ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के करीब लोग बनते हैं। 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है कमोबेश, और उसमें 2.5 करोड़ लोग ये बनते हैं। लेकिन जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि सिर्फ अब आज से मेल और फीमेल 2 ही जेंडर होंगे अमेरिका में, इसका प्रैक्टिकल मतलब वहाँ पर क्या है कि अब कोई फॉर्म्स में पहले ज़्यादा ऑप्शंस थी, या जो लोग अपने आप को इन दोनों के अलावा कहीं पर प्लेस करना चाहते हैं उनको निकाल दिया जाएगा? मैं इसको प्रैक्टिकली समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ क्या फ़र्क आएगा। और ये देखिए, और सॉरी, इसमें ये भी ऐड कर लिए कि ये जो 2.5 करोड़ लोग हैं, ये एक छोटी पॉपुलेशन नहीं है, ये इनका क्या होगा? ये दोनों का प्लीज़ एक साथ जवाब दें। जी देखें, ये भी वही बात है ना कि उन्होंने आके एक बयान दे दिया अपनी इनॉग्रेशन के लिए कि जी अब जो है गोइंग बैक टू टू जेंडर्स। यस। तो इन 2.5 करोड़ के होते हुए। तो आप इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे? यस। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये क्यों कहा गया। ये इसलिए कहा गया क्योंकि अ, अक्सरियत जो है अमेरिका की, वो LGBTQ, जैसे अबॉर्शन के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है। अबॉर्शन में तो चले एक बहुत तवील डिबेट है, उसमें जो है वो जो प्रो अबॉर्शन है उनके पास बड़े जो है कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है ये उससे बहुत ज्यादा वीकर इशू है फॉर दोज हु आर प्रो LGBTQ। और फिर ये है कि हम भूल जाते हैं, खासतौर पे मशरकी दुनिया के अंदर और मुस्लिम दुनिया के अंदर, कि अमेरिका एक बहुत कंजर्वेटिव कौम है और रियासत भी बहुत कंजर्वेटिव है। ये कुछ पिछले अदवार में, कुछ पिछले 30 सालों में, और बिलखसूस ओबामा इंतजामिया के दौर में, जैसे हमने वो जेंडर न्यूट्रल बाथरूम बना दिए कि जी जो है वो मर्द भी जा सकता है, औरत भी जा सकती है, तो वो एक जेंडर न्यूट्रल बाथरूम है। ठीक है। तो ये चीजें एक बहुत ही छोटी अकलियत है जो कि जो है इस मुल्क में उसको प्रमोट करती है। ज्यादातर लोग इसको अपना वो नहीं मानते। लेकिन साथ ही साथ जो है, और अमेरिका एक बहुत रिलीजियस मुल्क भी है। मतलब जो है अगर आप मगरिब के वाइडर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मुकाबला करें तो कनाडा इज फार मोर लिबरल, यूरोप इज फार मोर लिबरल। वहां पे ऑलमोस्ट जो है वो जिसको हम अपनी जुबान में इस्तेलाह में जो है वो कहते हैं लादीनियत कहते हैं। तो कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि यार बड़ी लादीनियत है अमेरिका के अंदर। वो लादीनियत का जो है आप लगा नहीं सकते, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लोग डीपली कंजर्वेटिव हैं। हम दीन को समझते हैं कि वो उसका रियासत से लेना देना है, लेकिन इनका एक्चुअली मुआशरे से लेना देना है। तो यहाँ की रियासत, यहाँ की कौम जो है वो बहुत ज्यादा चर्च गोइंग है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। मिडिल अमेरिका, आपके कुछ पॉकेट्स हैं, ठीक है, जो कि जो है कोस्ट के ऊपर, जिनको हम ब्लू स्टेट्स कहते हैं, उनके अंदर अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे लोग हाईली एजुकेटेड हैं। वहाँ पे जो है LGBTQ की जो राइट्स हैं या उनका सपोर्ट या उनको, यानी ये बात कहना कि जी अपना गे मैरिजेस की जैसे आप बात कर लें, ये चीज़ वहाँ पजीराई पाती है जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे इलाके हैं। ज्यादातर अमेरिका के अंदर इसको बड़ी वो अजीब व गरीब निगाह से देखा जाता है, इसको एक मनफी चीज समझी जाती है। तो उसके में एक और चीज ये भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। तो अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत यहाँ का कल्चर इतना तो आ चुका है कि आप चाहे जितने भी कंजर्वेटिव हैं, तो आप जाके LGBTQ को जेल में नहीं डालेंगे। आप कहेंगे उनका राइट है, वो जैसे बनना चाहते हैं। लेकिन जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब जो मसला जो हुआ है वो ये है कि जो इस बात की तशहीर करते हैं LGBTQ राइट्स की, वो उनकी तरफ से ये आया है कि जो इस LGBTQ राइट्स को नहीं मानता वो बैकवर्ड है, वो जाहिल है। इसकी वजह से पुश बैक आया है, बहुत मैसिव किस्म का पुश बैक आया है मिडिल अमेरिका की जानब से। फिर देखें आप, हिस्पैनिक जो हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी तादाद में वोट डाला है, दे आर कैथलिक्स, दे आर नॉट प्रो LGBTQ। हालांकि वो इमिग्रेंट हैं, इसी तरीके से मुसलमान हैं जो यहाँ आते हैं, दे आर नॉट प्रो LGBTQ। आम लोगों के लिए बहुत से लोग शायद ये ना बात को समझ पाए कि हिस्पैनिक्स अमेरिका में किन को कहा जाता है, वो जरा एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए, हिस्पैनिक वो हैं जो कि बेसिकली स्पेनिश स्पीकिंग हैं, जो कि मेक्सिको से जो है उनके इमिग्रेट होके आए हैं, या सेंट्रल अमेरिका के मुल्कों की से आए हैं, जैसे निकारागुआ, पनामा वगैरह, या फिर ये है कि वो साउथ अमेरिका से आए हैं। मतलब ये पूरा एक इमिग्रेशन का एक राउट रहा है ना हिस्टोरिकली। चले तो अब चले। तो वो जो हिस्पैनिक्स हैं, उनकी जो परसेंटेज है आबादी के अंदर, वो स्याह फार्म से ज्यादा है। हम्म। जो है स्याह फार्म जो है वो कुछ 14% है अमेरिका की आबादी लगभग। मैं मतलब एक अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ। और ये जो है कुछ 16-17% जो है हम्म। ये आबादी बढ़ चुकी है। और ये लोग ट्रेडिशनली कैथलिक हैं, यानी हम्म। ये प्रोटेस्टेंट नहीं है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। और इनके अंदर जो है मजीद कंजर्वेटिज्म होता है, एंड दे आर लेस रेडी टू एक्सेप्ट सॉर्ट ऑफ, यानी ये जैसे अबॉर्शन का इशू हो गया, या और डेफिनेटली एलजीबीटीक्यू। तो इस वजह से सियासी तौर पे ये विन विन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये सियासी तौर पे अब इसको कैसे किया जाएगा, तो एग्जैक्टली। वही बात आ जाती है कि हाँ भाई, बयान तो आपने दे दिया है, चलें एग्जेक्टिव ऑर्डर भी अगर आप जो ना साइन कर देते हैं, फिर इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे? क्या फॉर्म बदल जाएंगे? जैसे आपने कहा, फॉर्म बदलने से क्या होगा? उनको क्या दबाया जाएगा? उनको जो है मतलब उनको नुकसान क्या होगा? ये एक बड़ी डिबेट है जो भी होनी है, फिर कोर्ट्स में जाएगा। और कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स में तो जो है अपना बहुत ज्यादा जो है वो लिबरल्स का जो है ना वो अपना कॉम्पोजिशन है। सुप्रीम कोर्ट में आपको जैसे पता है कि जो है मेजोरिटी इस वक्त जो है वो कंजर्वेटिव जजेस की है। लेकिन ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि चूंकि हम कंजर्वेटिव हैं तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे, या और हम लिबरल हैं तो हम इसके बिल्कुल हक में हो जाएंगे। इट्स मच मोर ग्रैन्युलर एंड ग्रे देन दैट। इसकी बारीकियां हैं। और ये भी वो चीज है कि जो इन्होंने अब एक बात कह दी है, तो अब ये कहाँ जाके ऊंट बैठता है, ठीक है, किस करवट बैठता है, किस जगह जाके बात रुकती है, ये अभी कहना कबलस वक्त है। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, इनकी फैमिली और इनकी पूरी टीम के सामने एक बिशप ने, ज़ाहिर है वो भी प्रोटेस्टेंट थी वाशिंगटन में, उन्होंने ये सारी बात कर दी। उन्होंने कहा कि बहुत से गेज, लेस्बियन, डेमोक्रेट्स में भी हैं, रिपब्लिकन में भी हैं, हर मज़हब हर शहर में, तो वो खौफज़दा हैं। फिर उन्होंने इमिग्रेंट्स की हमायत में भी बात कर दी कि बेशक ये बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ हैं, लेकिन वो हमारे बहुत से काम करते हैं, और वो उनमें से ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो क्रिमिनल नहीं है। वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, आपने ज़रूर देखा होगा, और जस्ट 2 दिन बाद ही उन्होंने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद। तो क्या आप ये समझते हैं कि इनकी इन सारी पॉलिसीज़ के खिलाफ एक रेजिस्टेंस का आगाज़ भी हो गया है? बिशप का ये इसके हक में बात करना, जो कि एक मजहबी फिगर है, मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से खुल के ये बात की। और इसके साथ ही हॉलीवुड, आपको पता है कि एलजीबीटी राइट्स पर सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट पावर अमेरिका या दुनिया में यूज हो रही है वो हॉलीवुड की हो रही है। तो बिशप का इस तरह कहना, फिर हॉलीवुड का भी मुसलसल उसको सपोर्ट सपोर्ट करना। फ्रेंड सीजन आपको याद है, दुनिया का सबसे फेमस सीजन है, उसको लिखने वाले बनाने वाले सब ये इसी कम्युनिटी से थे। तो ये आप क्या इसको इस तरह समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस का आगाज हो गया है बिशप के उस जुमलों से? ये रेजिस्टेंस तो पहले से है ना, वो कोई मतलब आगाज की है, तो जरूरत लेकिन नहीं। इसको आगाज करते ना। देखिए, आई थिंक कि ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई जो है बड़े पैमाने पे जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक पुश बैक मिला है। लेकिन और ये मजा से भी आया। जी, ये मुतवक्को था। ये ऐसा नहीं है कि जो है वो उन्होंने कह दिया और लोगों ने सर झुका लिया और सर चर्च से मतलब। आप टोको कर रहे थे, सॉरी मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ। मेरे लिए हैरानी की बात ये थी कि इस इन राइट्स की बात चर्च से आई। हाँ, चर्च में भी अब जो है देखिए ना, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है, वो तब्दील हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। चर्च में बहुत सारे चर्चेज हैं जो कहते हैं कि ये जो है वो खुदा की कौम है, जो है ये लोग जो हैं खुदा की जो है बनाई हुई कौम है, तो इनके भी हकूक हैं, इनको किस तरीके से डील, एक डिबेट तो चल रही है ना कई अरसे से। और ये अभी डिबेट खत्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये हम्म। डिबेट चलती रहेगी। चर्चेस कहते हैं, गे राइट्स की भी बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए। कुछ हम्म। लोग कहते हैं जी कि जो है ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, वो कहते हैं इसको प्रमोट ना किया जाए। ठीक है। हम्म। अब लोग, सबसे बड़ा इशू क्या है हम्म। अमेरिका के अंदर? जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक फैमिली स्ट्रक्चर है। एक हम्म। फैमिली ये कहती है कि ठीक है, तुम अगर गे को मानते हो, हम तो नहीं मानते, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये तालीम हासिल करें, हम्म। मेरा राइट है।
मेरी फ्रीडम है। जहां तुम्हारी फ्रीडम कहती है कि तुम ये इस चीज को मानते हो, मेरी फ्रीडम कहती है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ये तालीम दी जाए। ये वही है कि जैसे अबॉर्शन का इशू है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉम्प्रोमाइज था वो ये था कि मैं फेडरल बैन नहीं लगाऊंगा, ये स्टेट्स को दे दिया। ठीक। तो अब जैसे मैंने अर्ज किया, जो एलजीबीटी क्यू का इशू है, ये उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे अबॉर्शन का इशू है। तो इसको भी स्टेट्स को देना, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू वर्क देयर। आई थिंक कि ये चीज अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि जो है कि इसकी एलजीबीटी क्यू राइट्स का जो इशू है उसकी पजीराई जो है, या यूं समझिए कि इसकी हिमायत में अभी कौम उस लेवल तक नहीं पहुंची जिस लेवल पे अबॉर्शन के जो है ना राइट्स के सपोर्ट में लोग आते हैं। ठीक है। तो वो आई थिंक इवन, क्योंकि बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डेमोक्रेट्स हैं जो कि कंजर्वेटिव है वो नहीं सपोर्ट करते। ठीक है। तो ये अब उस लेवल पे नहीं है, सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बिकम एन इशू। लेकिन इट्स अनदर रिंकल इन दिस, ये जो अमेरिका के अंदर एक कश्मकश है, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है ना, पोलराइज हुई हुई है। तो ये अब कई दिहाइयों तक ये मामला चलता रहेगा। सर डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बयान दे दिया। तो आई थिंक अमेरिका एंड द अमेरिकन पीपल आर गोइंग टू बी लिविंग विद दिस फॉर डेकेड्स टू कम। ओके, बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल है इस पे, आपका एक तवील उठू हुआ ये, इस पे मैं आपको शुक्रिया पहले ही अदा कर देता हूँ। वो ये कि इब्राहिम अकॉर्ड के, अब मैं आखिरी दफ़ा आखिर में दोबारा सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है थोड़ी सी बात ना मुकम्मल रह गई थी। क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब इसको करेंगे, कितने सीरियस होंगे, और क्या पाकिस्तान के ऊपर इसके इम्प्लीकेशन आएंगे कुछ? देखें, सवाल ये होता है कि ये कितनी आसानी से कर सकते हैं वो। नहीं, एक अब मुझे प्रैक्टिकल। करेंगे या नहीं, इस पे हमारी बहुत गुफ्तगू हो गई कि उनके लिए बहुत मुश्किल है 7 अक्टूबर और उसके बाद 15 माह की जंग के। लेकिन आपका एनालिसिस क्या है? क्या वो इसको सीरियस लेंगे कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है कि इसराइल को इंटीग्रेट किया जाए मिडल ईस्ट में? हाँ, ये तो है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि किस हद तक वो जा सकते हैं, कामयाबी कितनी हो सकती है। कामयाबी के चांसेस जो है जाहिर है अब कम है, क्योंकि खित्ते की जो हालत है वो नहीं है जब इब्राहिम अकॉर्ड को, मतलब वो एक बड़ी चीज बना के जो है ना आगे लाया गया था 2020 के अंदर। तो अब तो हालात तब्दील हो चुके हैं। अब क्या वो उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं। लेकिन किस हद तक पेशरफ्त होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके रास्ते में रुकावटें हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है, आई डोंट थिंक ये कोई इतना बड़ा दबाव होगा। आई थिंक पाकिस्तान के और इश्यूज हैं। अमेरिका के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अमेरिका इब्राहिम अकॉर्ड की जब बात होती है ना, तो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता, वो सऊदी अरब के बारे में सोचता है। और एग्जैक्टली, सऊदी लेकिन मेरे होगा तो फिर पाकिस्तान भी आएगा पीछे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम अमेरिका दुनिया के का। अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान जो है वो ना 3 में ना 13 में। हमें मशीक वस्ता में घुसने का बड़ा शौक है। हम बहैसियत एक कौम के हम समझते हैं कि जी हम चूंकि मुसलमान इस्लाम के जरिए और मुसलमानियत के जरिए जो है हमारा जो है कोई रिश्ता है, मैं दावा के साथ है। ये मैं इसको एक और एंगल से आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस एंगल से इसको देख रहा हूँ, सऊदी अरब के लिए अकेले इसराइल को तस्लीम करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उसके साथ इंडोनेशिया या पाकिस्तान या टर्की जैसे बड़े मुस्लिम मुल्क खड़े होंगे, तो टर्की तो खैर ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडोनेशिया खड़े होंगे तो फिर उसके लिए कदरे आसान होगा। मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और मैं भी यही समझता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब ने ये बात तो खुल के की थी ना 2002 में। उस वक्त जो है बादशाह थे अपना शाह अब्दुल्ला। उन्होंने 2002 में ऑफर लगाई थी इसराइल को कि जो अरब लीग के 22 मुल्क हैं वो पूरे के पूरे तुम्हें तस्लीम कर लेंगे, अगर तुम 1967 की जो लाइंस हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उन पे वापस चले जाओ, और जो गजा की पट्टी है और जो वेस्ट बैंक है, वहां एक फलस्तीनी रियासत का क्याम हो जाए। ये बात, तो इससे बात साफ जाहिर है कि वो अकेले नहीं करने वाले कोई चीज। लेकिन सवाल होता है दबाव का। दबाव देखें, सऊदी अरब जो है वो देख रहा है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान की मुआशी हालात क्या हैं, सियासी हालात क्या हैं, सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, मुआशरती हालात क्या हैं, उन सब चीजों से वाकिफ है। तो सऊदी अरब अगर खुद से रिस्क अवर्स है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इस वक्त वली अहद अपना शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो ट्रम्प को यही कह रहे हैं कि यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये काम करना, हालात तब्दील हो चुके हैं।
तो आई डोंट थिंक कि अनकरीब जो है वो चाहेंगे कि हाँ भाई खुद को तो घसीटेंगे ही घसीटेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है पाकिस्तान को भी घसीटेंगे और बहुत बड़ा खत्ते के अंदर एक तूफान को जन्म देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इसके बारे में रेजिस्टेंस होगी। आई डोंट थिंक कि ये होने वाला है। एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानियों को इसके ऊपर जो है ज्यादा तशवीश करने की जरूरत है। एक तो हम उस खत्ते का हिस्सा नहीं है, तो जोग्राफिया मैटर करता है। जहां मजहबी ताल्लुक है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं खुद भी जो है बहैसियत मुसलमान के आई फील जो है ना अफिनिटी टुवर्ड्स द अरब्स, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी उनके भी अक्सरियत मुसलमान है, वो भी सारे मुसलमान नहीं है, भारी अक्सरियत वहां पे भी ईसाइयों की है और मजाहिब की है। लेकिन जोग्राफिया जियोपॉलिटिक्स को डिटरमिन करता है। हमें बड़ी जरूरत है कि हम अपने आप को जनूबी एशिया के अंदर तस्वुर करें, और ताकि हम अपने घर को ठीक कर सकें, भारत से ताल्लुकात बेहतर कर सकें, अफगानिस्तान में जो है ना थ्रेट्स हैं हमें उनसे हम निपट सकें। हम अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर तभी करेंगे जब हम मिडिल ईस्ट में खामखा घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा जाते जाते कि बड़ी जो है वो अपना एक यूं समझिए दूर की सोच थी, जब सऊदी अरब ने कहा भाई कि आप हमारे साथ यमन की जंग में शामिल हो। तो उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के मुसल्ह अफवाज के अस्करी और जो है सिविलियन क्यादत ने मिल के जो फैसला किया था वो बड़ा अच्छा था कि भाई हमें दूर रखिए, हम वहां इसमें शामिल नहीं होना चाहते। आपको कोई खतरात हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी फौजों को इसमें मत धकेलिए। आई थिंक उस सोच को मजीद आगे जाना चाहिए कि हम अपने जुग्राफियाई दायरे के अंदर रह के काम करें, तभी हम तरक्की करेंगे। वरना ना हम इधर रहेंगे ना हम उधर रहेंगे। उधर तो हम हैं भी नहीं वैसे। पर है भी नहीं सर, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। मैं तो जो यहाँ पर आपको पता है ये तो सब वो चीज़ें हैं जो चाहिए हैं, तो बहरहाल जो हैं उसके मुताबिक हमें पूछना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर, और आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। और देखने वालों का भी शुक्रिया, उन्होंने तवील और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू डॉक्टर साहब की सुनी। थैंक यू।